नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी के लिए एक के बाद एक कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी बुरी तरह फंस गई है और उसके कच्चे चिट्ठे बाहर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भगदड़ मच गई है। कई बड़े नेता और सांसद बीजेपी से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं और कई नेता कांग्रेस का हाथ थामने को तैयार हैं। इन नेताओं में एक बड़ा नाम है वरुण गांधी का, जिनकी संसदीय सीट पीलीभीत से इस बार जितिन प्रसाद को, जो कांग्रेस से ही बीजेपी में गए हैं, उनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वरुण गांधी का टिकट बीजेपी ने काट दिया तो अब कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने एक बड़ा प्रस्ताव वरुण गांधी को दे दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने की बात कही है। तो क्या कुछ कहा है अधीर रंजन चौधरी ने, पहले सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अधीर रंजन चौधरी आज मीडिया को संबोधित कर रहे थे होली के बाद। देखिए, चेहरे पे गुलाल और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अधीर रंजन चौधरी साफ साफ कह रहे हैं कि वरुण गांधी को कांग्रेस में आ जाना चाहिए। सुनिए जरा। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है। इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए। तो सुन रहे थे आप, आना चाहिए। एक साफ सुथरी छवि है उनकी और गांधी परिवार का है और इस हिसाब से भी आना चाहिए शायद, और पूरा साफ बोलते हैं, इसलिए उसकी उनके टिकट को काट दिया गया। वरुण गांधी को लेकर इस वक्त कयास इसलिए भी तेज हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वरुण केवल यूपी की एक सीट से बीजेपी सांसद नहीं है, बल्कि वो उस गांधी परिवार के एक वंशज हैं जिस पर मोदी हमेशा निशाना साधते रहते हैं। वरुण गांधी पिछले कुछ वर्षों से लगातार मोदी सरकार की आलोचना करते रहे हैं, आप देख रहे होंगे, और उसके फैसलों पर, मोदी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं। खासकर किसान आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर तो वरुण खुलकर मोदी सरकार की आलोचना कर ही चुके हैं और शायद इसीलिए बीजेपी ने वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया। अब वरुण गांधी के सामने तीन विकल्प हैं। पहला, या तो वो पीलीभीत से ही वरुण जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ें। दूसरा विकल्प यह है कि वरुण अमेठी का रुख कर सकते हैं, जिससे स्मृति ईरानी मुश्किल में पड़ सकती हैं अगर राहुल गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो। और तीसरा विकल्प, जिसे बीजेपी ने वरुण की झोली में ऑलरेडी डाल रखा है, वो ये कि वरुण अब चुनावी राजनीति से खुद को संन्यास ले लें, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव से। लेकिन शायद वरुण तीसरे विकल्प की तरफ नहीं देख रहे हैं और ऐसे में बीजेपी ने अपने लिए मुसीबतें मोल ली हैं। बीजेपी हिमाचल प्रदेश में भी यही गलती कर चुकी है दोस्तों। आने वाले उपचुनावों के लिए बीजेपी ने लाहौल स्पीति से कांग्रेस से बगावत करके आए रवि ठाकुर को प्रत्याशी बनाया और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा को किनारे करने की कोशिश की। अब डॉक्टर मारकंडा ने अपने समर्थकों और बीजेपी के कई पदाधिकारियों के साथ सामूहिक इस्तीफे की घोषणा कर दी है। क्या कुछ कहा है इस मौके पर डॉक्टर मारकंडा ने, आइए जरा सुन लेते हैं। बात कर रहे हैं लाहौल स्पीति यानी हिमाचल प्रदेश की, और अलग अलग जगहों पे बीजेपी के लिए भगदड़ वाली स्थिति क्यों है। अभी आप उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी के बारे में अभी और चर्चा हम बढ़ाएंगे आगे, तो उसमें देखेंगे। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश देखिए, थोड़ी देर बाद हम चलेंगे बढ़ेंगे आगे तो गुजरात भी देखिए, आप हर जगह। लेकिन ये क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर मारकंडा, सुनिए। मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहा हूं। मुझे कल शाम को वापस जाना है, शिमला जाऊंगा मैं। हो सकता है मैं कांग्रेस से लड़ूं। हम भविष्य लाहौल स्पीति का देखेंगे, अपना नहीं देखेंगे। हमें लाहौल स्पीति भविष्य चाहिए, एक व्यक्ति भविष्य नहीं चाहिए। तो सुन रहे थे, डॉक्टर मारकंडा कह रहे हैं हो सकता है कि मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूं। कांग्रेस के पूर्व नेता कई और लोगों के साथ अगर कांग्रेस में जाते हैं, बीजेपी के पूर्व नेता, माफी चाहूंगा, बीजेपी के पूर्व नेता अगर कई अपने समर्थकों के साथ, कई और लोगों के साथ कांग्रेस में जाते हैं तो यह बीजेपी के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति होगी, क्योंकि बीजेपी कहीं ईडी, सीबीआई तो कहीं अपनी सत्ता के दम पर कांग्रेस के लोगों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल। बहुत ताजा उदाहरण देखिए, 10 सीटें हैं हरियाणा में, 10 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने जो अपने कैंडिडेट उतारे हैं, वो 6 सीटें कांग्रेस से गए हुए ही प्रत्याशी हैं।
अभी ताज़ा उदाहरण आप नवीन जिंदल का देख लीजिए कुरुक्षेत्र से, वो भी 2 बार के सांसद रहे और कांग्रेस में रहे, 10 साल सांसद रहे वो। तो ऐसे बहुत है, अशोक तंवर को देख लीजिए, ऐसे तमाम नेता हैं जो कांग्रेस से, ये हरियाणा की बात कर रहा हूं, लेकिन विजुअल जो देख रहे हैं आप ये है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश की। तो कांग्रेस से लोगों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवा रही बीजेपी, लेकिन उसके नेता कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि उन्हें अब बीजेपी में अपना भविष्य नहीं दिख रहा है और न ही बीजेपी का कोई भविष्य नजर आ रहा है। मतलब अब बीजेपी की हार के दिन करीब आने लगे हैं, सीधे शब्दों में कहें तो। इसके संकेत साफ साफ बीजेपी में चल रही भगदड़ से मिल रहे हैं। उधर गुजरात में भी बीजेपी के लिए हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। 2 दिन पहले 2 सांसदों ने बीजेपी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और अब साबरकांठा में भीखाजी ठाकुर, वो भी अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। भीखाजी ठाकुर के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी से निकलने की तैयारी में हैं। इस तस्वीर में देखिए, ये तस्वीर, इस तस्वीर में आपको साफ दिखाई दे रही है बीजेपी में कैसे भगदड़ मची हुई है। ये साबरकांठा की तस्वीर है और ये सब वो बीजेपी से बाहर निकलने के लिए, और यहां जो बातें चल रही हैं यही बीजेपी के खिलाफ। तो बीजेपी के पुराने नेता उसका साथ छोड़ रहे हैं और अब हालत ऐसी है कि मोदी मैजिक भी शायद खत्म हो गया है। इसीलिए कहीं अरुण गोविल तो कहीं कंगना रनौत पर बीजेपी को दांव लगाना पड़ रहा है, या फिर कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट दी जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस अब बीजेपी से मजबूत हो रही है और इसी तरह इंडिया गठबंधन भी बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहा है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने तो साफ साफ कह दिया है कि भाजपा लोकसभा चुनाव हार चुकी है, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा अभी से हार चुकी है, बस 4 जून को रिजल्ट आना बाकी है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है, उस ट्वीट में क्या कुछ लिख रहे हैं अखिलेश यादव, सुनिए। यह देश का दुर्भाग्य है कि आज केंद्र में और कई राज्यों में ऐसी भाजपा सरकार बैठी है जो अपने भ्रष्टाचार व दोष को छिपाने और कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए सच को बाहर नहीं आने देना चाहती है। इसके लिए भाजपा लोकतंत्र के हर स्तंभ को डरा धमका कर अपनी खराब मंशा व साजिशों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। आज दिल्ली में मीडिया के गले पर जिस तरह भाजपा सरकार के इशारे पर हाथ डाला गया है और हिंसक घटना हुई है, वो बता रही है कि आगामी चुनाव में हार को पक्का देखकर सत्ता का ये दिया बुझने से पहले ही कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है। भाजपा हार नहीं रही, लोकसभा चुनाव हार चुकी है। भाजपा की हार की प्रक्रिया सच्चे देश प्रेमी मतदाताओं के मन मानस में पूर्ण हो चुकी है। भाजपा की हार का बस परिणाम आना बाकी है। सच्चा मीडिया कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा, नो मोर बीजेपी हैशटैग चला रहे हैं और ये लिख रहे हैं अखिलेश यादव। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की तरफ से बीजेपी को कड़ी चुनौती जो है वो अरविंद केजरीवाल के मामले से भी मिल रही है, कह सकते हैं। इस मामले में बीजेपी फंस चुकी है। बीजेपी ने सोचा था कि केजरीवाल को जेल में डालकर वो इंडिया गठबंधन को तोड़ देगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और वहीं कांग्रेस भी दिल्ली में केजरीवाल के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ जर्मनी और अमेरिका जैसे देश इस मामले पर टिप्पणी कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जैसे ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, जर्मनी का विदेश मंत्रालय इस पर टिप्पणी उनका आया। हालांकि भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन दूसरी तरफ आज अमेरिका से भी इसी मसले पर टिप्पणी आई है। अमेरिका भी कह रहा है कि इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर हमारी नजर जो है वो टिकी हुई है और उम्मीद है कि भारत लोकतंत्र को बचाए रखेगा, यह अमेरिका कह रहा है। क्या जैसे आंख में आंख डालकर आप जर्मनी से बात किए थे वैसे ही अमेरिका से बात करेंगे? यह बड़ा सवाल है यहां पर। और इन टिप्पणियों से साफ समझ में आता है कि बीजेपी ने अपने साथ साथ भारत की, यानी अपने देश की साख को भी कमजोर कर दिया है। कहां आप देश का नाम रोशन करने की बात करते थे। और इन सब के बीच बीजेपी से नेताओं का मोह भंग होना भी लाजिमी है दोस्तों। ये तमाम मसले और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव मुकुल वासनिक के घर पहुंचे हैं और बिहार में टिकटों के बंटवारे को लेकर मुकुल वासनिक और तेजस्वी यादव के बीच मीटिंग चल रही है। ये विजुअल आप देखिए, मुकुल वासनिक के घर पहुंचते हुए तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव, ये विजुअल अभी कुछ मिनट पहले। तो बहुत कुछ है दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे।
कि क्या बीजेपी में मची भगदड़ से पता चल रहा है कि अब मोदी की सत्ता से दिन जो हैं वो पूरे हो गए हैं? क्या कांग्रेस में वरुण गांधी के शामिल होने की संभावना से बदल जाएंगे सियासी समीकरण? क्या वरुण गांधी पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे? कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, या वरुण गांधी का ठौर ठिकाना कुछ और होगा? बहुत सारे सवाल और इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 6-7 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, संजय कुमार सिंह साहब हैं और साथ में प्रोफेसर रविकांत जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल दोस्तों, आप सभी साथियों, दोस्तों, शुभचिंतकों सबका। और होली के बाद शायद होली की खुमारी उतर गई हो और इस कार्यक्रम के जरिए देश के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास ही। लखनऊ में बैठे हैं, क्या खबर है अमेठी और पीलीभीत की? आपसे बेहतर कौन बताएगा प्रोफेसर साहब? देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी का जो झुंझुना बज रहा था, अब उसकी भी आवाज मंदिम पड़ने लगी है। अरविंद केजरीवाल ने इधर फंसा रखा है और उधर इस देश का जो पूरा आवाम है वो महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त होकर के सीधे सत्ता पलटने के लिए बेकरार दिख रहा है। तो अब चाहे अमेठी और पीलीभीत हो या फिर तेलंगाना की कोई लोकसभा सीट, या कश्मीर चले जाइए तो हालात तो वहां के एक तरह के हैं। और अमेठी में तो अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी तय नहीं किया है। ये असमंजस जो बना हुआ है, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। वहां से राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे तो जो स्मृति ईरानी ने 5 साल वहां के जनता को जो गोला दिया है, 5 साल में उन्होंने उसके बाद एक अपना घर जरूर बनाया है और पूजा अर्चना करके वो एंट्री कर गई है। लेकिन जो अमेठी के लोग थे उनको बेघर कर दिया। उनके जो अपने सपने थे वो चकनाचूर हो गए। वो 13 रुपए प्रति केजी चीनी दिलवा रही थी, वो पेट्रोल सस्ता करवा रही थी और गैस सिलेंडर तो लेकर के घूम रही थी, 400 का दिलवा रही थी। और हुआ क्या, जो अमित शाह ने होली और दिवाली पर भी सिलेंडर देने का वादा किया था वो भी झूठा निकला, जुमला निकला। तो देश की जनता कितनी बार ठगी जाएगी, कितनी बार आप आंखों में धूल झोंकेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश में जहां पे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अपनी निगाहें लगाई हुई है, पीलीभीत जैसी सीट पर वरुण गांधी का क्या अपराध है? आपने टिकट क्यों काट दिया? केवल इसलिए कि वरुण गांधी बेरोजगारों की बात कर रहे थे, नौजवानों की बात कर रहे थे। वरुण गांधी ने उस सच को कह दिया जिस सच को भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मैं राम का भी भक्त हूं, हनुमान मेरे इष्ट हैं, लेकिन राम के नाम का नारा लगा करके आपको क्या मिलेगा? क्या आपको रोजगार मिलेगा? किसानों की समस्याओं पर उन्होंने सवाल उठा दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ मोदी जी बोलते हैं, वहां किसी को और खास करके नीतियों के खिलाफ बोलने का तो कोई अधिकार है ही नहीं जी। लेकिन वरुण गांधी ने लोगों की आवाज को अपनी आवाज में मिलाया, लोगों के दुख दर्द को बयां किया, इसलिए उनका टिकट तो कटना बनता ही। बीजेपी में संभावना ही नहीं। वहां आप गॉडसे के भक्त हो जाए तो हो सकता है कि आपको टिकट मिल जाए, वहां आप संविधान के बारे में कुछ भी बोलते रहे तो हो सकता है टिकट मिल जाए और दूसरी बार कट जाए, ये संभावना है। तो बीजेपी ने जिस तरह से इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को ताक पर रख करके तीसरी बार चुनाव जीतने का जो मंसूबा बनाया था, उसे अब जनता ही उलटने के लिए बेकरार दिख रही। तो क्या करेंगे मोदी जी? और हालात तो ये है कि अब कई ऐसे राज्य हैं जहां पे क्लीन बोल्ड होने जा रही है बीजेपी। पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन आपका नहीं हो सका तो वहां 0 बटा सन्नाटा होगा। दिल्ली में 7 में से 7 सीटें आपने जीती थी, केजरीवाल को जेल भेज करके 0 बटा सन्नाटा हुआ होने वाला है। तो कितने ऐसे राज्य हैं, आप दक्षिण चले जाइए जहां मोदी जी ने खूब सफर किया, वहां मंदिरों में खूब वो गए, ओडिशा भी गए, लेकिन आंध्र उड़ीसा भी गए थे, वहां भी कुछ नहीं, बीजेडी के साथ नहीं बनी बात। यहां तो इंडिया अलायंस की एक खबर आ जाए कि देखिए मायावती जी नहीं आई तो ऐसे लगता है कि जैसे आसमान गिर गया हो पूरा सिर पर। लेकिन यहां बीजेडी से बात नहीं बनी,
अभी आप राज ठाकरे के जरिए महाराष्ट्र बचाना चाहते हैं। हालात ये है कि वहां 1 दर्जन सीटें आप जीत लें तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी मीडिया में तो मोदी जी बन चुके हैं, तीसरी बार चुनाव जीत चुके हैं और प्रधानमंत्री भी बन गए। अब वो 2047 की तरफ देख रहे हैं। ये हालात, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये झुंझुना बज रहा था, अब वो थमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो नौजवान है वो बैठा हुआ है कि साहब एक तरफ हमारे लिए रोजगार है और दूसरी तरफ 0 सन्नाटा है। आप वहां कांवड़ उठाइए तो थोड़ा फूल बरसा दिए जाएंगे, और अगर नौकरी मांगेंगे तो फिर वो वर्दीधारी आ जाएंगे लाठी लेकर के। किसान जब तक जय जयकार करता रहे तब तक तो ठीक है, वरना अगर आप अपने लिए अपने हक की बात करेंगे, एमएसपी की बात करेंगे, तो फिर आप चाहे आंदोलन करें तो आपके लिए कील और कांटे लगा दिए जाएंगे, वहां सीधे तौर पर पुलिस को बढ़ा दिया जाएगा। 750 किसानों की शहादत हो गई और प्रधानमंत्री जी चुपचाप। आज मैंने सुना कि बंगाल में उन्होंने बात की उस महिला से जिस पर अत्याचार हुआ था। मणिपुर की महिलाओं के बारे में क्या सोचेंगे? अभी आज जो यहां उत्तर प्रदेश में हुआ बिजनौर में, उस पर क्या बोलेंगे? मोदी जी केवल राजनीति करते हैं। मोदी जी ने कभी देश के लिए कोई काम नहीं किया, देश के लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया, और ये लोग अब जान चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोग बैठे हुए हैं कि तैयार कि कब हमको मौका मिले और मोदी जी को कब अलविदा कहा जाए, उनकी विदाई थोड़ी अच्छी की जाए, इसके लिए लोग तैयार बैठे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा आना चाहता हूं पंकज चतुर्वेदी जी आपके पास, आपसे भी समझूं जरा, वरुण गांधी को ऑफर देना क्या मायने रखता है? क्योंकि ये जिसने ऑफर दिया है अधीर रंजन चौधरी, वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, संभाल रहे हैं वेस्ट बंगाल उस लिहाज से भी। और दूसरी बात, एक तो कांग्रेस की तरफ से ऑफर जाना वरुण गांधी को, और दूसरी बात कि ये वरुण गांधी, कई लोग कहते हैं कि आप वरुण गांधी पर चर्चा क्यों कर रहे हो? वरुण गांधी पर चर्चा इसलिए, जो शुरुआत में रख चुका हूं अपनी प्रस्तावना में, कि ये मात्र 1 सीट का मामला नहीं है, ये मामला कई चीजों से उलझता हुआ दिखाई देता है। और वरुण गांधी जिस पार्टी में हैं उस पार्टी से बाहर की बात ना भी करूं, कांग्रेस की बात ना भी करें, समाजवादी पार्टी की बात ना भी करें, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने जो कुछ चल रहा है उसका जीता जागता उदाहरण है वरुण गांधी। उस लिहाज से भी समझना चाहता हूं कि देश की सियासत और खासकर 80 सीटों वाले सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की सियासत यहां से किस दिशा में आप देखते हैं? जरा इस पे हम लोग चर्चा करें, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और सवाल आपके पास रखूंगा। लेकिन जरा वरुण गांधी की और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी। देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि अधीर रंजन चौधरी भले ही कांग्रेस में प्रतिपक्ष के नेता हो लोकसभा में, लेकिन वरुण गांधी को आमंत्रण देना एक उनकी ओर से एक निहायत औपचारिकता सा है। वरुण गांधी की जो पारिवारिक स्थिति है उसके तहत यदि न्योता प्रियंका जी की ओर से, राहुल जी की ओर से या सोनिया जी की ओर से आया होता तो उसको वजन दिया जाता। बहुत स्पष्ट आपको बताऊं, कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि ये बात भी सही है कि एक लंबे समय से एक लॉबी है जो वरुण गांधी को कांग्रेस में लाने के लिए प्रयास कर रही है, उसके अंदर कांग्रेस के लोग भी हैं। तीसरी चीज, वरुण गांधी को टिकट ना देने पे मेनका जी अधिक नाराज हैं और कोई कल के बाद वो शायद कोई बहुत बड़ा कदम उठा लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं बहुत स्पष्ट आपको बताऊं जी, वरुण गांधी का कांग्रेस में आने का जो दायरा है वो इसलिए, वो दायरा ही मेनका गांधी है। मेनका गांधी जिस तरीके से इंदिरा जी के घर से निकली थी और सोनिया से उनके संबंधों को लेकर जैसे बात होती रही, तो वरुण गांधी की प्रियंका से अच्छी बातचीत होती है, लेकिन कांग्रेस में उनके आने को लेकर जो सबसे बड़ी हिचक है वो मेनका है। और मेनका जी कल के बाद क्या फैसला लेती हैं, उन्होंने, हमने सुना है, चर्चा है कि उन्होंने नड्डा साहब से और अमित शाह से मिलने के लिए और बातचीत करने के लिए समय मांगा था,
लेकिन उनको समय नहीं दिया गया है। और मेनका जी अभी भी सुल्तानपुर से प्रचार करना उन्होंने शुरू नहीं किया है। जी। यहाँ पर मैं आज की एक खबर को आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। अभी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है और दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की है। इंडिया टुडे के पत्रकार अरुण ठाकुर को घसीटा गया है और हिंदुस्तान के जो फोटोग्राफर थे सलमान अली, उनकी कोहनी में फ्रैक्चर आया है। तो यहाँ मुझको अभी शायद वो ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस सरकार में पुलिस एक जिसको कहते हैं ना कि पर्सनल मिलिशिया के रूप में काम कर रही है और उसके जो दुष्परिणाम है मास तक जो आपको सामने बहुत सारे लोगों के विचार नहीं आएंगे, लेकिन उनके दिल में बहुत कुछ है। एक चीज आपको और बताऊं, बीजेपी का जो कुबेर रथ है अब पंजाब की ओर मोड़ दिया गया। पिछले चुनाव में पंजाब की 13 में से 8 सीटों पे कांग्रेस थी, 2 पे शिरोमणि अकाली दल थे और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी साथ लड़े थे तो 2 बीजेपी भी जीत गई थी। इस समय भारतीय जनता पार्टी पंजाब में शून्य है, लेकिन उनकी पार्टी में कोई भी ऐसा नेता आगे नहीं है जो 1 साल से कम समय से कांग्रेस से नहीं आया। और आज ये कांग्रेस के लिए व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको बता रहा हूं एक बड़ा नुकसान है रवनीत सिंह बिट्टू का, लुधियाना से जो एमपी हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी में जाना और उनका बीजेपी में जाना एक 25 दिन पहले उस समय तय हो गया था जब उन्होंने लुधियाना नगर निगम के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था। लुधियाना नगर निगम में उन्होंने ताला लगा दिया था और उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था। और ये वही समय था जब कांग्रेस का हाईकमान आम आदमी पार्टी से मिलनसारी की बात कर रहा था और ये एक तकलीफ था उसके लिए। रवनीत सिंह बिट्टू सरदार बेन सिंह के ग्रैंडसन है तो ये नुकसान है। लेकिन हाँ, एक चीज है, कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर पंजाब से आ सकती है क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो पहला बार सांसद बना था वहां से धर्मवीर गांधी पटियाला से, वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जी। और जहां तक बिहार की बात बताऊं मैं आपको, बिहार में लालू यादव का रवैया बहुत अच्छा नहीं है। वो कांग्रेस को कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और लालू के नजरिए से तेजस्वी खुद असहमत हैं, इसलिए इस बार वो होली पे पटना छोड़ के दिल्ली आ गए थे। आज रात में 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में उनकी राहुल गांधी से मीटिंग होना तय है। कांग्रेस 9 सीटें मांग रही है, लालू जी 6 से ज्यादा देने को तैयार नहीं। और सबसे बड़ा पंगा फंसा हुआ है पूर्णिया पे। जब पप्पू यादव पूर्णिया पे लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्होंने कल जेडीयू से आई बीमा भारती जो एमएलए है उसको पूर्णिया से टिकट देने का एक तरफा घोषणा कर दी। एक कि वहां पर लालू जी कभी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस अपने पैर अपने दम पर बिहार में जमाए और इसीलिए उनका नजरिया दूसरा है, जबकि तेजस्वी जो है वो आज के समय को देखकर सियासत कर रहे हैं। ये मैं आपको इसमें अपडेट करना चाहूंगा। दूसरा चीज, मंडी का जो चुनाव है, मंडी में उन्होंने कंगना रनौत को जो टिकट दिया है, मंडी में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। मंडी में आपको मालूम होगा कि बाय इलेक्शन हुआ था, वहां राजकुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी से जीते थे प्रतिभा सिंह को जिताकर और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद में बाई इलेक्शन हुआ था। बाई इलेक्शन में ब्रिगेडियर कुशल ठाकुर ने बीजेपी के टिकट पर प्रतिभा सिंह को अच्छी टक्कर दी थी और बहुत कम वोटों से हारे थे। कुशल ठाकुर आर्मी के एक्स ब्रिगेडियर हैं, वो लंबे समय से मेहनत कर रहे थे वहां पे पार्टी के लिए और जिस प्रकार से कंगना रनौत को वहां टिकट दिया गया उससे वहां पर जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो बहुत नाखुश हैं। एक वहां पर कम्युनिटी, पूरा जो ठाकुर कम्युनिटी है वो लोग उससे बहुत ज्यादा असहमत हैं और चूंकि कंगना रनौत अभी मंडी में जिला अध्यक्ष का नाम भी नहीं जानती है, तो ठीक है उन्होंने एक ग्लैमर देने का कोशिश की है, लेकिन स्थानीय स्तर पर ये बहुत सारी जगह हो रहा है जहां पे पैराशूट कैंडिडेट्स हैं। स्पेशली मैं मेरठ में देख रहा था, मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल का उन्होंने टिकट काटा। राजेंद्र अग्रवाल के साथ इतनी अच्छाई थी, उनका दरवाजे 24 घंटे खुले थे
वो रोज सुबह घर से निकल के 10 लोगों के घर जाना, जीना मरना में खड़े होना, ये सब करते रहते थे। पार्टी का जो जिसको कहते हैं हम कार्यकर्ताओं का मंडल, जिसको कहते हैं कि जिस स्ट्रक्चर पे कोई भी जी। पार्टी इलेक्शन लड़ती है, उस पर राजेंद्र अग्रवाल की जो पकड़ है, उसकी जगह यहां भी एक पैराशूट कैंडिडेट को उतारा गया। पैराशूट कैंडिडेट्स को लेकर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ कम से कम 90 सीटें ऐसी हैं जहां पर उनको संकट होने वाला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल 90 सीटें आप बता रहे हैं जहां बीजेपी को संकट है, क्योंकि पैरासूट कैंडिडेट को उतारा गया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी कुछ लोग हैं ऐसे जो बीजेपी से आए हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। तो लेकिन बीजेपी में ज़्यादा हैं। और हरियाणा का हाल आप देख ही रहे हैं। हरियाणा में कितने 6 लोग तो हालांकि 6 के 6 अभी नहीं आए हैं, पहले से आए हुए हैं कुछ लोग। अभी नवीन जिंदल आए, लेकिन 10 में से अगर 6 कांग्रेस के पुराने प्रत्याशी हैं तो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी में अपने प्रत्याशियों की कमी दिखाई दे रही है। लेकिन बात थोड़ी सी लेकर चलना चाहता हूं फिर से उत्तर प्रदेश की तरफ। और इस बीच खबर आ रही है लद्दाख से कि सोनम वांगचुक जो पिछले 21 दिनों से स्ट्राइक पे थे, हंगर स्ट्राइक पे थे, उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक को, आमरण अनशन को तोड़ दिया है। क्यों तोड़ा है वो अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे। उन्होंने खत्म कर दिया है अपने अनशन को। जी पंकज जी कुछ जोड़ रहे हैं, जो आवाज हाँ, बढ़ी। उनका जो भूख हड़ताल है वो कल खत्म होगी और एक वहां पे बड़ी रैली होने वाली है। जो लद्दाख हिल काउंसिल के अध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। बाई चांस मैं अभी 6 महीने पहले ही उनसे मेरी लंबी बातचीत हुई थी, मैं लद्दाख में था। और 370 को लेकर और वहां की स्थिति को लेकर उनसे एक लंबी बात हुई। मैं आपको बताऊं उन लोगों को दिक्कत है, जैसे उन्होंने एजुकेशन पे चर्चा कर रहे थे। तो अब क्या होता था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहले होता था कि लोकल डिसीजन हो जाते थे, अब वहां पर एक केंद्र का नुमाइंदा बैठा हुआ है, एक राज्य सरकार का सेक्रेटरी बैठा हुआ। बात करते हैं, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। विषयांतर इतना ज्यादा हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट पे आते हैं। और कुछ टिटबिट्स ऐसे हैं जो यहां इस चर्चा में देना जरूरी होता है दोस्तों, तो वो हम रख रहे थे। थोड़ा आ जाते हैं विषय पे। विषय जो है वो ये है, एक वरुण गांधी के ऑफर के क्या मायने हैं, और दूसरा विषय जो है वो है कि बीजेपी में भगदड़ और उसके क्या सियासी मायने हैं। इन दोनों को समझने से पहले वरुण गांधी का जब जिक्र आता है तो राहुल गांधी ने पिछले दिनों जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उनकी, तो 2 बार उनसे पूछा गया था वरुण गांधी को लेकर। आखिरी बार होशियारपुर में, पंजाब के होशियारपुर में 17 जनवरी 2023 को उनसे सवाल पूछा गया, और वो फाइनल उनका सवाल और जो पूछा गया था। उसके बाद वरुण गांधी से कभी भी राहुल गांधी से वरुण गांधी पर कोई सवाल नहीं पूछा गया है। राहुल गांधी ने बहुत ही क्लियर वे में जो अपनी बातें वरुण गांधी को लेकर कही थी, वो बात यहां रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हमारे साथी पंकज चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या उस परिवार से किसी ने यह ऑफर नहीं दिया है। अगर ऑफर देता तो मायने इसके कुछ और होते। राहुल गांधी ने उस समय क्या कुछ कहा था ये सुन लेते हैं, क्योंकि यहां आज की तारीख, आज है 26 मार्च, 27 मार्च के बाद से बहुत कुछ चेंज होने वाला है, ये तय मानिए आप। वरुण गांधी, मेनका गांधी और उत्तर प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति, बहुत कुछ में। लेकिन उससे पहले जरा सुनते हैं राहुल गांधी ने आज से लगभग सवा साल पहले 17 जनवरी 2023 को पंजाब के होशियारपुर में वरुण गांधी पर क्या कुछ कहा था, सुनिए। राहुल जी, आपकी भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश जा रही है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा आप बोल रहे हैं, जो भाजपा के नेता नहीं बोल रहे हैं। क्या वरुण गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी में जगह है? क्या वरुण गांधी को आप चाहेंगे वो भारत जोड़ो? ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए। पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी अंदर। ये होशियारपुर पहुंचने से पहले पहली बाइट। दूसरी बाइट सुनते हैं। बहुत विस्तार से उन्होंने आरएसएस को लेकर भी, वरुण गांधी को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर, परिवार को लेकर सब कुछ बोला था, सुनिए। देखिए, वो बीजेपी में है। शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर
मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। वो अलग रिश्ते होते हैं, बट मेरा पॉइंट आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। सालों पहले मैंने फिरोज से कहा कि उसने मुझे कहा कि आरएसएस देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैंने कहा कि देखिए, आप अपने परिवार की हिस्ट्री जो है उसको आप थोड़ा पढ़िए और उसको आप समझिए, क्योंकि जो आपने मुझे बोला है, अगर आपने अपने परिवार की विचारधारा समझी तो आप ये कभी नहीं बोल सकते मुझे। पंजाब तक से अर्शदीप, बट कोई नफरत या ऐसी कोई बात नहीं है। तो सुन रहे थे आप यहाँ क्लियर कट, बिल्कुल जितनी बातें। और वरुण फिरोज गांधी लिखते हैं, इसलिए इन्होंने एक जगह फिरोज नाम लिया है, तो वरुण गांधी का पूरा नाम। तो यहाँ पर वरुण गांधी के साथ इनका जो कन्वर्सेशन था, जो बातचीत थी, उसका जिक्र भी राहुल गांधी ने किया था। और राहुल गांधी बता रहे हैं कि वरुण किस विचारधारा की तारीफ कर रहे थे, और उस विचारधारा की तारीफ आप करने से पहले आप अपने परिवार की जो विचारधारा है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसका जो इतिहास है, उसको पढ़िए, उसको जानिए, ये तक उन्होंने समझाया। और साथ साथ वो कह रहे हैं कि उसको तकलीफ वहां होगी, और आरएसएस के मुख्यालय में मैं नहीं जा सकता, सर कटा सकता हूं लेकिन वहां नहीं जा सकता। ये यहां राहुल गांधी ने अपने थॉट्स, अपना सब कुछ क्लियर यहां रख दिया था, बता दिया था कि आगे वो क्या कुछ करने वाले हैं और वरुण गांधी को कहां तकलीफ होगी। जो बात अभी से साल भर पहले राहुल गांधी ने कही थी, वही बात यहां सच साबित होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि तकलीफ की बात उन्होंने कही थी। 2 बाइट आपने देखी, वरुण को तकलीफ होगी, हो रही है तकलीफ। आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास जल्दी से। कैसे देखा जाए इस पूरे मसले को और यहां से देश की राजनीति को? राजीव जी, वरुण गांधी की बात चल रही है, गांधी परिवार की बात चल रही है। अमेठी, रायबरेली, पीलीभीत, इन सब सीटों का जो इतिहास है वो गांधी नेहरू परिवार का इतिहास है। बहुत दिलचस्प बात है कि जो अमेठी सीट है वो 1967 में बनी है। उससे पहले वो सुल्तानपुर दक्षिण में आती थी, फिर मुसाफिर खाना करके एक संसदीय सीट हुआ करती थी। बाद के वर्षों में वो मुसाफिर खाना नाम से सीट रही। शुरू में दूसरे लोग वहां से चुन के आते रहे, और कुल मिलाकर 1 या 2 बार गैर कांग्रेसी कोई व्यक्ति वहां से चुनाव जीता है। गांधी परिवार आज की तारीख में राजनीति के जिस दोराहे पर खड़ा है, वहां हमें यहां से दूर से बैठकर ऐसा लगता होगा कि इस वक्त उन्हें सबको एक हो जाना चाहिए, लेकिन राजनीति बड़ी टेढ़ी खीर होती है। वरुण गांधी के कांग्रेस में प्रवेश करते ही एक समानांतर शक्ति केंद्र बन जाएगा। हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोग ये भी उड़ाते रहते हैं, यद्यपि वो कोई बहुत भरोसेमंद खबरें नहीं है, कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी 2 अलग अलग सत्ता केंद्र हैं कांग्रेस के अंदर, और अगर वरुण गांधी आ जाएंगे तो तीसरा सत्ता केंद्र वहां स्थापित हो जाएगा। ये बात सही है कि कांग्रेस में दूसरी तीसरी पीढ़ी के जो नेता हैं, दर्जे के, पीढ़ी नहीं कहना चाहिए, दूसरे तीसरे दर्जे के जो नेता हैं,
सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप है, प्रदेशों के नेता हैं, उनमें बहुत सारे लोग सीधे राहुल गांधी के संपर्क में रहते हैं और बहुत सारे प्रियंका गांधी के संपर्क में रहते हैं। वरुण गांधी के कांग्रेस में आने के साथ एक तो वो सत्ता संघर्ष शुरू हो सकता है और उसमें ये दूसरे तीसरे पायदान के जो नेता हैं वो बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। हो सकता है श्रीमती सोनिया गांधी अपनी दूरदृष्टि से वो आशंकाएं देख रही हों, इसलिए वरुण गांधी के लिए अभी दरवाजे पूरी तरह नहीं खोले गए। मैं अभी अधीर रंजन मोहंती के इस न्योते को पूरी तरह खारिज नहीं करना चाहता। राजनीति में कई बार राजीव जी धीरे धीरे संदेश देने की, संकेत देने की कोशिश होती है, खासतौर पर ऐसे चुनाव के मौके पर, और वो भी वरुण गांधी जैसे व्यक्ति के लिए। सीधे राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे न्योता देते, उसकी बजाय किसी और से संदेश दिलवाकर थोड़ा वहां से उस गुब्बारे की हवा को टटोलने की कोशिश की गई होती। कल तो नामांकन भरने की आखिरी तारीख है, लेकिन असल में जब तक बी फॉर्म सिंबल नहीं प्रत्याशी जमा कर देगा तब तक वो किस पार्टी का प्रत्याशी है वो तय नहीं होगा। उसके लिए अभी 2-3 दिन बाकी रहेंगे। तो कल के बाद भी ये गुंजाइश रहेगी कि वरुण गांधी कल हो सकता है साधारण तौर पर निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरा है, 3 सेट जमा कर दें और आखिर में बी फॉर्म उन्हें किसी पार्टी का मिल जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। तो एक तो इसके लिए थोड़ा सा देखना होगा। दूसरी बात यह है, वरुण गांधी के कांग्रेस में आने के साथ ही पिछले कुछ वर्षों में उनके तमाम सारे बयानात भी सामने आ जाएंगे राजीव जी, जो उन्होंने सांप्रदायिक दृष्टिकोण से दिए हैं, जो बीजेपी में रहते हुए उसकी अनिवार्यता रही होगी, लेकिन एक पढ़े लिखे आदमी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जैसे बयान हुए, हाथ काटने वाले बयान, आग लगाने वाले बयान देते रहे थे। जब तक वो बीजेपी में है किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही वे कांग्रेस में आ जाएंगे, हम और आप भी, मुख्य धारा का मीडिया भी ये याद दिलाने लगेगा कि ये वही वरुण गांधी है जो मुसलमानों के हाथ काटने की बात करता था। राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोलकर चल रहे हैं। तो एक ये परेशानी सामने आने वाली है। इसके बावजूद अमेठी, रायबरेली, पीलीभीत और उस पूरे क्षेत्र में गांधी परिवार की गैर मौजूदगी, उस शून्य को भरने के लिए अगर कोई गांधी उपनाम वाला व्यक्ति, गांधी सरनेम, वो भी गांधी परिवार का, इंदिरा जी का पोता, राहुल और वरुण गांधी में क्या फर्क है? बीजेपी आरएसएस का जो नफरत और झूठ का कारखाना है, वो राहुल गांधी को जिस बिना पर गाली देता है, वो पात्रता तो वरुण गांधी की भी है। क्या फर्क है उनमें दोनों में? जिस एक तरफ संजय गांधी के बेटे, एक तरफ राजीव गांधी के बेटे। इसके बावजूद कोई ना कोई गांधी वहां रहे, इसकी जरूरत गांधी परिवार को भी महसूस हो रही होगी। और अंतिम बात राजीव जी, अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने अमेठी को भी तो खाली छोड़ रखा है, उस पर भी तो कोई अंतिम फैसला हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि राहुल गांधी को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए या रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो वो अभी बिसात पर वो 2 खाने बाकी हैं, कल तक, पहले चरण के नामांकन तक। तो कुछ करिश्मे अभी 1-2 दिन में हो सकते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है वरुण गांधी का कांग्रेस में प्रवेश बहुत आसानी से नहीं होगा। राहुल गांधी के 2 बयान आपने सुनवाए हैं। राहुल गांधी विचारधारा की जो लड़ाई लेकर चल रहे हैं, इतनी स्पष्टता, अपने विचारों में इतनी साख गोई इस देश में अगर किसी राजनेता में है तो उसका नाम राहुल गांधी है, जो साफ कह रहा है मैं गर्दन कटा सकता हूं, गला कटवा सकता हूं, आरएसएस के कार्यालय नहीं जा सकता। तो वो वरुण गांधी को कांग्रेस में प्रवेश दिलाते समय भी ये तस्दीक जरूर करना चाहेगा कि आइंदा उस विचारधारा के साथ वे नहीं रहेंगे और साफ बोलकर आएंगे कि संघ की विचारधारा नफरत की विचारधारा है, विभाजन की विचारधारा है। ये सारी अग्नि परीक्षाएं वरुण गांधी को भी पार करना पड़ेंगी। मैं उनका कांग्रेस प्रवेश बहुत आसानी से होता हुआ नहीं देख रहा हूं राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये इसलिए तो ये चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं कि अगर बात निकली है तो वो कहाँ तक पहुँच रही है और इसके क्या मायने हैं, ये समझना ज़रूरी है। जो आप सुधीजन अपनी बात रख रहे हैं उसके ज़रिए हम समझ रहे हैं, हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं वो भी समझ रहे हैं। और ज़रा आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, ज़रा इससे बाहर, उत्तर प्रदेश से बाहर हम निकलते हैं और बहुत सारे अलग अलग राज्य और उसमें बीजेपी के बीच जो भगदड़ है, और सबसे बड़ी बात कि आज के कविता वो भी हैं सलाखों में, ईडी की गिरफ्त में, और उनको आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 10 अप्रैल तक के लिए।
सुनवाई थी। सुनवाई के लिए जब वो गई तो उन्होंने जय तेलंगाना के नारे लगाए और उन्होंने जो बातें कही हैं उससे लग रहा है, जो अभी खबर आ रही थी कि शायद वो अप्रूवर बन जाएं, सरकारी गवाह बन जाएं, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आप भी देखे होंगे। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, उनके खिलाफ भी अब बातें चल रही हैं कि ईडी ने आज एक वीडियो जारी कर दिया कि नहीं, वो कोई सिग्नेचर नहीं, कुछ नहीं, जो भी है वो कागजात पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और जो भी बाहर दिखाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर, वो कहीं ना कहीं फर्जी चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त से सरकार चला रहे हैं। इस बीच बीजेपी के लोग पहुंच गए हैं कोर्ट में और कुछ लोगों ने एलजी को भी ज्ञापन सौंपा है कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। तो ये तमाम चीज़ें, इसलिए अभी दिल्ली की बात मैं कर रहा हूं। और इसी दिल्ली में जहां का जिक्र कर रहे थे पंकज चतुर्वेदी जी कि इंडिया टुडे के पत्रकार को घसीटा गया, किसी और पत्रकार के गले पकड़ के उसको धमकाया गिराया गया, ये सब दिल्ली पुलिस कर रही थी आज। और ये जो नाम आप बता रहे थे, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, ये लोग वही पत्रकार हैं। और इसीलिए मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि नाम, और पंकज चतुर्वेदी जी नाम ले रहे थे और प्रशांत टंडन जी भी सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं अरुण पुरी जी के बारे में। और अभी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे उनका भाषण भी सुन रहे थे उसी कॉन्क्लेव में। तो ये साफ है कि लगेगी आग, ये यहाँ सिर्फ आपका मकान थोड़ी है, आग लगेगी तो सबका घर जलेगा, है ना। तो वहाँ थोड़ी देखेगा पुलिस वाला, अच्छा इंडिया टुडे वाले बगल में खड़े हो जाओ, तुम गोदी मीडिया हो, तुम हमारे मीडिया हो, और अच्छा वो डीबी लाइव वाले आ जाओ सामने, गोली मारूंगा तुमको, ऐसा थोड़ी होगा। तो इसलिए प्रशांत टंडन जी, जरा समझना चाहता हूं आपसे कि यहां जो चीजें चल रही हैं, और इसी को बेस बनाते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। प्रशांत जी, वो जो ट्वीट शुरुआत में मैं रख रहा था उसमें इसका जिक्र भी था। तो जरा समझूं आपसे कि अब यहां से कुछ चीजें बहुत ओपन हो रही हैं। प्रशांत जी, बहुत सारी चीजें ओपन हो रही हैं। ये नाम लेकर के पंकज चतुर्वेदी जी ने इस चर्चा में थोड़ा सा और मसाला डाला है, इसलिए जरूरी है कि उस बात को आगे बढ़ाया जाए कि कैसे देखा जाए इसको, कि अरविंद केजरीवाल को अप्रूवर बनाना है कि नहीं, कविता अप्रूवर बन रही है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल हट रहे हैं कि नहीं। और ये चर्चा के दौरान एक खबर और आएगी जिसका जिक्र कर चुके हैं अभी पंकज चतुर्वेदी जी, उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अभी मीटिंग चल रही है बिहार को लेकर, बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर मीटिंग चल रही है। इस चर्चा के खत्म होते होते 8 साढ़े 8 बजे तक ये तय मानिए कि बिहार में सीटों के बंटवारे का जिक्र आ जाएगा सामने। 8:30 बजे आपने ही बताया कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात है, और ये सब मिलने वाले हैं मुकुल वासनिक के घर पे, या हो सकता है कि राहुल गांधी उनके घर पे मिले, लालू यादव के घर पे मिले। तो चल रही है चर्चा। जरा अब बहुत कुछ रख चुका हूं, प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। और यहां से देश की राजनीति, उसमें अमेरिका जोड़ना चाहें तो जोड़ दीजिए, क्योंकि लाल आंखें दिखा रहा है अमेरिका मोदी जी को, चुनाव है वहां पे। राजीव जी, अप्रूवर या सरकारी गवाह और जमानत के लिए अरबिंदो फार्मा के एमडी की तरह बॉन्ड खरीदने पड़ते हैं। बिना बॉन्ड के कुछ नहीं होता। और आज ही जो डेटा सामने आया है, जिस पे नरेंद्र मोदी न मालूम कितनी रैलियों में बोल चुके रॉबर्ट वाड्रा के बारे में, डीएलएफ को क्लीन चिट मिल गया था। अब डीएलएफ का डेटा सामने आया है और डीएलएफ ने बीजेपी को 170 करोड़ रुपए चंदा दिया 2019 से लेकर 22 तक। और 2023 में बीजेपी की हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने डीएलएफ को क्लीन चिट दे दी, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा भी टैग थे उस केस में। हाईकोर्ट में उन्होंने कहा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, कि इनका कोई वायलेशन नहीं दिखाई देता। तो ये बॉन्ड का चक्कर जो है ये है। और डीएलएफ ने किसी और पार्टी को 1 रुपए का बॉन्ड नहीं दिया। 170 करोड़ रुपए सिर्फ उसने बीजेपी को दिया, कई सारे 2019 से लेकर 22 तक। और 2023 में बॉन्ड की कीमत हो गई वसूल कि उनको क्लीन चिट मिल गया हरियाणा सरकार की तरफ से। तो ये तो अप्रूवर बनने के लिए, सरकारी गवाह बनने के लिए
ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को दूर रखने के लिए बॉन्ड खरीदना पड़ता है। ये हमको डेटा के जरिए मालूम है। अब रही बात कि दिल्ली, राजीव जी 2 दिन पहले आप ही के शो में मैं, बल्कि शायद कल ही हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली को पॉलिटिकल थिएटर बनाना अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके बीजेपी को या मोदी जी को कितना नुकसानदायक होगा। अब आप देखिए कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आपने गिरफ्तार कर लिया। लगभग ऐसी स्थिति हेमंत सोरेन के बारे में भी थी। हेमंत सोरेन को मजबूर कर दिया गया इस्तीफा देने में, लेकिन वो आप माना जाए कि उनको भी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया आपने एक तरीके से जी। लेकिन उसमें तो जर्मनी नहीं बोला, उसमें तो अमेरिका नहीं बोला। ज्यादा बड़ी विधानसभा है झारखंड दिल्ली से। ये दिल्ली का थिएटर है राजीव जी, यहां इंटरनेशनल मीडिया बैठा हुआ है। अब आज अगर आम आदमी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया तो यही गोदी मीडिया उसको दिखाने को मजबूर है। जो बीजेपी समर्थक मीडिया है उसको दिखाने को मजबूर है, चाहे वो आलोचना ही करे, दिखाने को मजबूर है। उन्हीं के पत्रकार पुलिस के द्वारा घसीटे जा रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे थे पंकज जी। ये वही मीडिया है, उनके पत्रकार घसीटे जा रहे हैं जी, जो कि गलत है। पत्रकार अपनी ड्यूटी करता है और जान जोखिम में डाल के ड्यूटी करता है ऐसी जगह पे, उसको पुलिस के द्वारा पीटना बहुत निंदनीय है। उसके काम में रुकावट है, और केवल काम में रुकावट नहीं है। पत्रकार को पीटने का मतलब यह है कि आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन है, बोलने की आजादी पर हमला है। वहां दिल्ली में ये हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि वो मीडिया में जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि राजीव जी, ये दिल्ली को पॉलिटिकल थिएटर बनाना मोदी जी के लिए बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि दिल्ली का असर पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जाएगा। आज तक राजीव जी यहाँ बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं, मैंने आज तक ऐसी स्थिति नहीं देखी। मैंने विदेश मंत्रालय भी कवर किया कई साल, मैंने ऐसी स्थिति नहीं देखी कि किसी अंतर्राष्ट्रीय देश ने, किसी भी देश ने दुनिया के, भारत की न्यायपालिका पर सवाल खड़े किए। क्या कहा है जर्मनी और अमेरिका ने कि हम उम्मीद करते हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से सुनवाई होगी। ये उम्मीद करना एक संवैधानिक लोकतंत्र में, ये कोई सीरिया नहीं है, ये कोई रवांडा नहीं है, ये कोई जो है ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे आपको कोई शक हो कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है। लेकिन स्थितियां ऐसी बना दी गई हैं, एक परसेप्शन पूरी दुनिया में चला गया है कि जुडिशरी भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड है। और तमाम सारे जो केसेस जाते हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है, बेल रिजेक्ट हो गई, एक पर्टिकुलर बेंच है जहां से लोग मुकदमे वापस ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये सारी बातें जाती हैं पूरी दुनिया में। इसलिए दिल्ली का पॉलिटिकल थिएटर मोदी जी को तंग करेगा। इस बात को हम समझ लें कि झारखंड तक तो मामला ठीक था जी, तो ये मोदी जी को इस पर फैसला करना पड़ेगा दिल्ली के मामले में। जहां तक अरविंद केजरीवाल कस्टडी के अंदर से सरकार कहे चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, वो सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, डिपार्टमेंट बाकी मंत्रियों के पास है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री जो है वो जेल में रहकर या कस्टडी में रहकर प्रशासन नहीं चला सकता। कोर्ट को अगर आम आदमी पार्टी जाएगी तो कोर्ट को ये विंडो प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि संवैधानिक पोजीशन में बैठा हुआ है, वो मुख्यमंत्री है। कोर्ट को 1 घंटे का 2 घंटे का विंडो क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप सजाए जाब्ता लोगों को, जिनके ऊपर बलात्कार के और हत्या के आरोप हैं, उनको आप पेरोल दे सकते हैं 15-15 दिन का,
तो एक संवैधानिक संस्था का जो मुखिया है दिल्ली सरकार का, चुना हुआ मुख्यमंत्री है दिल्ली का, उसको एक विंडो, लीगल विंडो, कि वो अपने अधिकारियों से मिल सके और वो इंस्ट्रक्शंस पास कर सके, ये विंडो मुझे लगता है कोर्ट को देना चाहिए। ये संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत है। अब इसका दूसरा असर क्या हो रहा है, अब आप देखिए, अकाली दल जो बीजेपी का पार्टनर था, आज वॉकआउट कर गया बीजेपी से। बिल्कुल। क्यों वॉकआउट कर गया, इसका असर आप देखिए कहां तक होगा। वॉकआउट क्यों कर गया, उनकी प्रमुख डिमांड ये है, सीटों का मामला नहीं था, उनकी प्रमुख डिमांड ये है कि बीजेपी सीट एडजस्टमेंट की बातचीत से पहले एमएसपी का कानून लाएंगे, इसकी बात करें। वो किसान आंदोलन के कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकते। और जिस तरीके से बीजेपी ने या उनके मीडिया ने, बीजेपी समर्थित मीडिया ने सिखों को बदनाम करने का काम किया है, उससे उनका नुकसान होता, वो बाहर निकल गए। एकमात्र जो बीजेपी का वैचारिक जिसको कहें पार्टनर था वो अकाली दल था। अकाली दल का असर सिर्फ पंजाब में नहीं पड़ेगा राजीव जी, अकाली दल के बाहर जाने का दिल्ली की 7 सीटों पर असर पड़ेगा। दिल्ली में भी सिख पॉपुलेशन बहुत है जी, दिल्ली के 7 सीटों पे असर पड़ेगा इसका। और दूसरा कि अब पंजाब में क्या है, पंजाब में पिछली बार इनका तालमेल था, बीजेपी को 2 सीटें आई, अकाली दल को 2 सीटें आई, 1 सीट आम आदमी पार्टी को, 8 सीटें कांग्रेस को आई। अब जैसा पंकज जी बता रहे थे कि वो गांधी आ जाएंगे, वो भी जीते हुए कैंडिडेट है, अगर आ गए तो कांग्रेस की स्थिति पंजाब में बेहतर हो गई, क्योंकि 8 सीटें वो जीत कर आए थे। और जो अब अकाली दल अगर लड़ेगा, अकाली दल बहुत समय से सत्ता के बाहर हैं, उनकी पार्टी भी कमजोर हो गई है, तो वहां पे लड़ाई अब मुख्य तौर पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की है। ये फ्रेंडली पार्टियों के बीच पंजाब में लड़ाई है। तो कुल मिला के बीजेपी ने पूरा जो उत्तर भारत का गेम है, पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर दिल्ली का जो है उसको तितर बितर कर दिया है। ये नुकसान है जो आपने पॉलिटिकल थिएटर बना दिया दिल्ली को, और इसको झेलते रहेंगे। 2 चीजें बहुत बड़ी झेलते रहेंगे चुनाव के अंत तक। एक, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, रोज नए खुलासे होंगे। आज उत्तर प्रदेश का भी एक आ गया मामला, उस उत्तर प्रदेश की एक कंपनी को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, उसको कश्मीर में ठेके मिले 370 हटने के बाद। डीएलएफ का बहुत बड़ा मामला है जिसको लेके मोदी साहब की दर्जनों सभाएं हैं जी, बड़ा कटाक्ष लेकर बात करते थे। तो ये दोनों मामले जो है अब पीछा नहीं छोड़ेंगे। और जैसा आपने कहा, अमेरिका को बुलाए और अमेरिका को ही फटकारे, जैसा कि जर्मनी को फटकार दिया। बिल्कुल। तो चुनाव जो है वो दिलचस्प हो गया है राजीव जी। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 23 फार्मा कंपनियों ने 23 इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आप कर रहे हैं तो उसी में जोड़ रहा हूं और अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, तो एक खुलासा और सुन लीजिए। 23 फार्मा कंपनीज, 23 फार्मा कंपनियों ने 772 करोड़ रुपए चंदा दिए राजनीतिक दलों को। और जो 772 करोड़ रुपए दिए गए हैं उसका एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि ये जो दवाइयाँ बनाते हैं, ये दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां हैं, और वो अगर कहीं फेल हो गई दवाइयाँ लैब टेस्ट में, और ख़ासकर कोरोना के समय, उसके अलावा कैंसर की दवाई, हार्ट अटैक की दवाइयाँ, ये ऐसी दवाइयाँ, तो इन दवाइयों को लैब टेस्ट उसके बाद जब ये चंदा दे दी हैं तो ये दवाइयाँ पास हो गई हैं। छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है, ये आपके हमारे जान के साथ खिलवाड़ है। और ये काम इलेक्ट्रोल, इसमें से मैक्सिमम पैसा बीजेपी को गया है, मैक्सिमम। कुछ वहाँ के इसमें जैसे मुंबई, हैदराबाद की अधिकतर और गुजरात की ज़्यादातर कंपनियां हैं। ज़्यादातर कंपनियां गुजरात, मुंबई, हैदराबाद। गुजरात नंबर 1 पे है।
जानकारी है। और जो अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के, और इसी खुलासे से तो हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल या ऐसी बहुत सारी खबरें जो हैं वो सामने लाई गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी से बाहर की जो पॉलिटिक्स है, जिसको पॉलिटिकल थिएटर कह रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, उस पॉलिटिकल थिएटर से किसका एंजॉयमेंट, किसको यहाँ बहुत मजा आ रहा है और किसको यहाँ लाभ की जगह हानि होने वाला है, यानी कि नुकसान होने वाला है, ये समझते हैं हम। संजय कुमार सिंह साहब, जरा आपके पास आना चाहता हूं। दिल्ली में मात्र 7 सीटें हैं, क्या फर्क पड़ता है केजरीवाल अंदर रहें कि बाहर रहें? लोग सवाल तो कर सकते हैं ऐसा। 7 सीटों का मामला है, हार गए, जीत गए, एक को रिपीट कर दिया है मनोज तिवारी, वो जीत ही जाएंगे, बीजेपी को ऐसा लगता है। उसके अलावा 6 सीटों को उन्होंने बिल्कुल हटा करके, और चाहे 2019 हो या 2014 हो, बीजेपी या विधानसभा के चुनाव हो, बीजेपी ने हमेशा अपने उन जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिस पे ज़्यादा होता है, हावी होता है, वैसे लोगों को जो अनपॉपुलर होने लगते हैं, उन लोगों को, वैसे प्रत्याशियों को, वैसे सांसदों को, विधायकों को बीजेपी बैठा देती है, नए को ले आती है। अब तो चिट्ठी भी लिखवाने लगी। तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या संजय जी? प्रशांत जी ने कहा कि जब आप दिल्ली को थिएटर बनाएंगे तो दुनिया भर के पत्रकार दिल्ली में बैठे हुए हैं और वो बेचारे मजबूरी की अपनी रोज की एक रिपोर्ट भी करेंगे तो वही लिखेंगे जो दिल्ली में होगा, तो उसका अंतर्राष्ट्रीय असर होगा। और जैसा कि झारखंड में ज्यादा हुआ था, और प्रशांत जी ने कहा ही कि ज्यादा सीटें हैं और फिर भी झारखंड पे जर्मनी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और दिल्ली पे आई, तो मैं उसी को एक्सटेंड करूंगा कि मोदी जी जो राजनीति कर रहे हैं उसमें तो मनमानी थी लगभग एक तरह से, और वो जो अपना जैसे कर रहे थे वो तो हम सब लोग देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं, और मेन लाइन का मीडिया नहीं समझ रहा है, वो अपनी जगह है, वो उनकी राजनीति का पार्ट है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन वो जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया तो वो उनकी रणनीति का भाग था, और जैसे वो सब करते आ रहे थे और उनको लग रहा था कि सब सक्सेसफुल जा रहा है, झारखंड का ताजा उदाहरण था, तो हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए भी और वैसे भी अब इतने दिन से जांच चल रही थी तो उसका अंत चुनाव के समय ही होना था, उससे उनको फायदा होना था, नुकसान हुआ वो अलग बात है, लेकिन वो तो अपना फायदा समझ रहे थे, तो उनके लिए मतलब मौका सर्वश्रेष्ठ था, उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया, वो उनकी चाल थी। लेकिन जो राजनीति थी उसमें यह था कि अरविंद केजरीवाल के पास विधानसभा में बहुमत है, उनकी अपनी स्थिति है, उनकी अपनी कार्यशैली है, जिसमें उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, हेमंत सोरेन को देना पड़ा था, और इस्तीफा नहीं देने से ही बीजेपी फंस गई। जैसे मैंने उस दिन कहा था गिरफ्तारी ही फंस गई, तो गिरफ्तारी से फंसी ही, ज्यादा बवाल हुआ, और इस्तीफा नहीं देने से अब बीजेपी ये फंसी हुई है, जो उन्होंने वो अरविंद केजरीवाल की चाल भी हो सकती है कि उन्होंने इशारा नहीं दिया और खबर छप गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई कि वो जेल से चला रहे हैं, तो बदनामी तो बीजेपी की ही हो रही है। और अगर सरकार को देखना है और सरकार इतनी पावरफुल है और अगर उसको संवैधानिक अधिकार है कि वो केजरीवाल की सरकार को नियंत्रित करे, उसके भ्रष्टाचार देखे, तो उसी को देखना है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार न चला पाए। और मनोज तिवारी ने कहा है कि जेल से गिरोह चलते हैं, सरकारें नहीं चलती है। उनको ये नहीं पता है कि जेल से गिरोह तभी चलते हैं जब सरकार चलाने देती है, तो ये सरकार भी तभी चलेगी जब सरकार चलाने देगी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और सरकार चलाने दे रही है तो मतलब या तो वो कमजोर है या वो चाहिए ही चाहती है, जो भी हो, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि उसकी मजबूरी है। तो मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल सरकार जेल से या मतलब ईडी की हिरासत से चला पा रहे हैं। अब फिर अरविंद केजरीवाल से अगर ये कहा जाएगा, अगर कोर्ट से ये कहा जाएगा कि वो नहीं चलाएं, उसके लिए जो कुछ भी कहा जाए, राज्यपाल वो लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर कुछ करते हैं, तो मामला ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद केस है, वो खुद संवैधानिक पद पर होने के कारण अदालत से राहत प्राप्त कर चुके हैं, और उस मामले में राहत प्राप्त कर चुके हैं जो 20 साल पुराना है, किसी को मारने पीटने का आरोप है। तो अगर उपराज्यपाल को मुकदमा चलने के बावजूद राहत मिल सकती है कोर्ट से, तो अरविंद केजरीवाल को राहत क्यों नहीं मिल सकती है? और नहीं मिली तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसको राहत मिलती है और किसको नहीं मिलती है, इसकी पोल खुल गई। और ये वैसे ही है जैसे राहुल गांधी अगर गिरफ्तार नहीं होते और अगर उनको लोअर कोर्ट से बेल मिल जाती, तो सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चा नहीं होती कि लोअर कोर्ट ने बेल नहीं दिया तो क्या गलतियां की, या अधिकतम सजा दी थी तो वो कैसे गलत था। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट में आया तो लोग जाने, अगर बेल मिल जाती तो बात नहीं होती, लेकिन बेल मिल जाती तो बंगला नहीं खाली होता। तो मोदी जी अपनी राजनीति कर रहे हैं और बाकी उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है उसमें वो फंसते जा रहे हैं,
और वो पोल खुलती जा रही है। तो अब अरविंद केजरीवाल के केस में या तो वो जेल से चलाएंगे, जेल से मतलब ईडी हिरासत से सरकार चलाएंगे, और अगर सरकार चलाने देगी तो ये साफ हो जाएगा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल का कुछ बिगाड़ नहीं पाई, और बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि वो संवैधानिक नहीं है, और या राज्यपाल को छूट मिल सकती है तो चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं छूट मिली, या राज्यपाल को इसलिए छूट मिली कि वो भाजपा के नुमाइंदे थे और ये जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि है। तो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ बीजेपी की सरकार क्या करती है, वो जो नहीं जानता है और अखबारों में नहीं छपता है, तब भी वो चर्चा होगी उसकी, और इनकी पोल खुलती जाएगी। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये जैसे फंसता था इनको, वैसे ये बुरी तरह फंसे हुए, और इसमें जो भी हो रहा है, अब जो भी होगा, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के लाइन पे देखिए तो लोग सब लगता है कि सरकार, पहले ये हो सकता था कि लगता कि नहीं ये तो भ्रष्टाचार दूर कर रहे हैं। अब ये भ्रष्टाचार क्या दूर कर रहे हैं जब दवा बनाने वाली कंपनियों से पैसा ले रहे हैं। अब ये भ्रष्टाचार क्या दूर कर रहे हैं जब डीएलएफ से पैसा लिया है। तो अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी नहीं होती तो ये सब इनका लगता कि हाँ ये वाकई ईमानदार है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब तो क्लियर है, ठीक है कि गोदी मीडिया नहीं छाप रहा है, लेकिन गोदी मीडिया नहीं छाप रहा है तो बीबीसी छाप रहा है, और बीबीसी नहीं छाप रहा है तो मजबूरी में चर्चा करनी पड़ रही है। तो इस तरह से अपनी ही बनाए में जाल में बुरी तरह फंस गए हैं, जो कि कोई नौसिखुआ करता है। और मैं इसलिए नौसिखुआ कह रहा हूं कि जो राजनीति मोदी जी करते रहे हैं वो एकदम एंटायर पॉलिटिकल साइंस है, नॉर्मल इंडियन पॉलिटिक्स तो नहीं है। भले ही ये कामयाब होते रहे और वो बिल्कुल अलग तरह की राजनीति करते रहे, और जिस ढंग से इन्होंने जबरन लोगों को ब्लैकमेल करके, एक तरह से मैं ब्लैकमेल शब्द कह रहा हूं, हो सकता है वो थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन स्थिति लगभग वही है कि अगर आप किसी को डरा धमका कर मजबूर करके अपनी पार्टी में लेते जाएंगे और दूसरी तरफ लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो बहुत क्लियर है कि जो छोड़कर जा रहा है वो एक तो आपसे डर नहीं रहा है, और दूसरा ये मान रहा है कि अब आप पावर पे नहीं रहेंगे तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दो ही तरह के लोग छोड़ सकते हैं, तीसरा कोई तो छोड़ेगा नहीं, वो तो डरता रहेगा। तो जब दो लोग छोड़ करके जा रहे हैं, उससे भी क्लियर हो रहा है कि सरकार जो है कमजोर हो रही है और हार सकती है। इस सब का नुकसान होगा, और 45 दिन के चुनाव में पहले इनको फायदा होता था, अब मुझे लगता है कि 45 दिन के चुनाव में और चीजें सामने आएंगी जिसका धीरे धीरे इनको नुकसान होगा। देखते हैं क्या होता है। राजीव जी, आगे देखते हैं होता है क्या। और चुनाव का वक्त है और अब बहुत तेजी से गतिविधियां बदलते हुए हम देखेंगे, और चूंकि होली का शायद बहुत लोगों को इंतजार होगा, खासकर चुनावी पार्टियों को, जो पार्टियां जो चुनाव में कूदने वाली हैं उनको, और उसके बाद आज से गतिविधियां बहुत तेज़ हो गई हैं, आप सब देख ही रहे हैं। और इस बीच कई लोग हैं जिन पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा हुआ है, चाहे वो आप हेमंत सोरेन को देखिए या केजरीवाल को देखिए। दो तो सीएम पद के, एक तो सीएम पद पर हैं केजरीवाल और दूसरे सीएम पद से इस्तीफा देकर अभी ईडी की गिरफ्त में है, न्यायिक हिरासत में पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा के ऊपर भी आपने देखा सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है, और कई बार तो जांच एजेंसियां चुनाव के वक्त क्या ये सब करती हैं अभी तक तो नहीं सुनने में आता था, लेकिन अब चुनाव के वक्त कर रही हैं। इसका मतलब है कि मोदी जी या उनकी सरकार कहीं ना कहीं इस चुनाव में प्रभावी ढंग से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, विपक्षी दल के लोग ये आरोप लगा चुके हैं जाकर इलेक्शन कमीशन को। तो यहाँ बहुत कुछ सामने क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर जांच एजेंसियों के रवैये को आप देखें, उसमें इलेक्शन कमीशन किस ढंग से, कितना ईमानदारी से, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाता है, जो अभी जिसका रिजल्ट 4 जून को आना है। लेकिन रिजल्ट आने से पहले क्या कारण है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव तो बीजेपी हार चुकी है, बस रिजल्ट की घोषणा होनी है। कुछ तो कारण रहा होगा। जिक्र में उनके ट्वीट में, अभी जो ट्वीट आपके सामने थोड़ी देर पहले शुरुआत में रखा था, उनके ट्वीट में उसका संदर्भ है, रेफरेंस है, जिसमें यहां दिल्ली में पत्रकारों को घसीटा जा रहा है, और इसलिए पत्रकारों के लिए भी वो कर। तो आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास जल्दी से। आपको भी लगता है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है, मध्य भारत में आप हैं, कि ये चुनाव अब एक दूसरी दिशा में जा चुका है? लोगों को, बस कई लोगों से बात करता हूं, लोग बोलते हैं कि ईवीएम का खेल अगर नहीं हुआ ना तो चुनाव बीजेपी हार गई है। यहां बीच में एक ईवीएम की दीवार आ रही है। क्या ऐसा आपको भी लगता है डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? जी देखिए, ईवीएम तो हमेशा से शंकास्पद रही है और रहेगी, चाहे नतीजे जो भी आए।
और अगर नतीजे भारतीय जनता पक्ष पे आती है तो ये आरोप और कंफर्म हो जाएगा कि ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। आप याद कीजिए पिछले समय विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे जिसमें एक उत्तर प्रदेश भी शामिल था, उस समय हम लोग सब पैनल डिस्कशन में बैठे थे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता था कि भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन सकती है। और अधिक जो चौंकाने वाले नतीजे थे जो निश्चित रूप से ईवीएम की ही देन हो सकते हैं, जो लखीमपुर खीरी जैसी जगह में सातों के सातों विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। हाथरस, उन्नाव, ऐसे तमाम वो शहर और वो लोग विधानसभा क्षेत्र जो बहुत ही विवादास्पद हुए थे, जहां भारतीय जनता पार्टी का सबसे खराब काम था। न सिर्फ सबसे खराब काम बल्कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर नाकाम हुई थी, बदनाम हुई थी, वहां भी वो जीतती गई। तो आखिर फिर ईवीएम पे लोग शक क्यों न करें, लेकिन अब क्योंकि वो बात पुरानी हो गई है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। और यही अखिलेश यादव थे, आप याद कीजिए, प्रमुख विपक्षी दल थे जो भारतीय जनता पार्टी को लगभग हरा चुके थे। इस समय तो बोल रहे हैं कि हम मतलब एक तरह से बीजेपी हार चुकी है, लेकिन उस समय याद कीजिए और कहां पर गड़बड़ हुई। गड़बड़ ये हुई कि आपने ईवीएम के ऊपर जो है वो नजर नहीं रखी। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि वो जो उससे सबक सीखना चाहिए था हमको, कि हमको मतलब इन्हीं लोगों को, अखिलेश को और बाकी जो विपक्षी दल है, तो ईवीएम के ऊपर क्या कर रहे हैं ये अभी बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ दो तीन चीजें और है राजीव जी। हम चाहे कहें कि ठीक है दोनों तरफ गड़बड़ियां हो रही हैं, इधर के लोग उधर पाला बदल रहे हैं, उधर के लोग इधर पाला बदल रहे हैं, वो सब अपनी जगह पर ठीक है। और लगभग मेरे ख्याल से पिछले भी जब चुनाव ऐसे हो रहे थे, हम इस तरीके के घटनाक्रम देखते थे कि लोग पार्टियां बदलते थे, दूसरी तरफ जाते थे, लोग चर्चा करते थे कि ए अगर इस पार्टी में गया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नुकसान होगा, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें इंडिविजुअल केस में हम ये करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो केजरीवाल के बारे में भी हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वरुण गांधी पर हम सब की विश्लेषकों की नजर रखनी चाहिए कि क्या होने जा रहा है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि अधीर रंजन चौधरी ने जो उन्हें अपनी ओर से एक बात कही, मुझे लगता है कि वो वीडियो जो है पूरा नहीं दिखाया गया है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो उसी विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी या चौधरी साहब ने कुछ कहा होगा, जरूर किसी ने कुछ पूछा होगा। सवाल पूछा गया था, जी पूछा गया था। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लोगों को ये भ्रम जाता है कि शायद ऑफर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई होगी, जबकि वो सवाल तो हट जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ कि हम लोग इसी पेशे में हैं, लेकिन इस प्रकार का एक संदेश जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कांग्रेस ने बहुत सही ढंग से किया। अगर इसको ऑफर जो सोनिया गांधी के ऊपर की ओर से आता या राहुल गांधी की ओर से आता या प्रियंका गांधी की ओर से आता, तो वहां पर जिसको कहा जाता है कि भाव बढ़ जाना, तो वो आप सोच सकते हैं कि वरुण गांधी का भाव कितना बढ़ जाता और बाकी लोगों का जो है मॉरल कितना डाउन होता, उन कांग्रेसियों का जो इन चीजों के खिलाफ लड़ते रहे हैं और जो प्रवृत्ति पिछले 10 साल का दो बार तो चुनाव लड़ ही चुके हैं और जीत चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका परफॉर्मेंस क्या रहा, उनके विचार क्या रहे, उनके बयान क्या रहे, ये हम सब लोग जानते हैं। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ चांस रह नहीं गए हैं वरुण गांधी के, और कांग्रेस का ये रवैया बिल्कुल ठीक है, कोई आए कोई जाए, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जिसको जाना है भाई वो जाए, जिसको आना है वो चुपचाप आ जाए, लेकिन उससे कोई ये सोचे कि बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व उससे बात करेगा, ये कोई डील नहीं हो रही। अगर आप विचार से प्रभावित है कांग्रेस के तो आप आ जाइए, आप बात कीजिए। तो ये और असली बात यह है कि अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये मामला बहुत कुछ होगा। वरुण गांधी को अपना फैसला खुद करना पड़ेगा। अगर वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस उनको बुलाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बुलाएगी। हाँ, ये हो जाए कि निर्दलीय कहीं से लड़ रहे हैं और जैसा अखिलेश यादव ने कहा है कि उनको हम सपोर्ट करेंगे, तो वो बेशक करते रहें। दूसरी केवल ये जो ड्रग कंपनीज की बात है, उसमें मैं आपको केवल एक ही चीज थोड़ा सा ध्यान में लाना चाहता हूँ कि सुजाता राव जो है उसमें सचिव रही है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में, लगभग 20 साल उन्होंने किया। उन्होंने साफ कह दिया है और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा है कि ड्रग कंपनियां हम लोग को प्रभावित करने की जो कोशिश करती थी वो एक ही मुद्दे को लेकर करती थी, और वो होती थी उनकी गुणवत्ता। मतलब जो गुणवत्ताहीन दवाइयां बना रहे हैं उसके लिए भी पास कराना चाहती थी। यही काम जो है वो धड़ल्ले से हुआ है, और इससे बहुत सारी परतें इसलिए खुलेंगी कि कुछ इसमें तो डोनेशन का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा अजीब है राजीव जी। कि जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी ने 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिए, 8 करोड़ किसी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को दिए। अब इस सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे का क्या संबंध है, किससे संबंध है, तो ये भी देखना होगा कि जिस प्रकार से शेल कंपनियां होती है, क्या शेल पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी है इन चंदों को
एक तरह से साइफन ऑफ करने के लिए या उसको चैनलाइज करने के लिए, तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज खुलेंगे। असली बात यह है कि विपक्ष जो है अब इन चीजों को लेके जाए जनता के बीच और इसका फायदा पॉलिटिकली ले, ये बहुत आवश्यक है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बहुत सारी परतें खुलेंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसकी चर्चा खूब होगी। याद रखिए, रोज कुछ ना कुछ परतें खुल के आएंगी, कुछ नई चीजें आएंगी, नई तस्वीरें आएंगी। उसमें घोटाला, आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला ये साबित होने जा रहा है आने वाले समय में। अभी तो हम लोग इस पर एक संदेह के निशान से, संदेह के दायरे में इसको रखते हैं कि क्या ऐसा है, लेकिन रोज कुछ ना कुछ चीजें आती हैं, इसलिए आप तक हम ये बातें पहुंचा रहे हैं। जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, एक मसला, एक मामला जरूर इंपॉर्टेंट है इंडिया गठबंधन को लेकर। इंडिया गठबंधन की अभी बैठक चल रही है बिहार को लेकर, और बिहार में सीटों के बंटवारे, कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं कि 7 चरणों में मतदान है, एक नहीं बल्कि 7, और पहले चरण के मतदान का कल जो है वो नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। उस लिहाज से भी ज़रूरी है कि आज इनकी लिस्ट आ जाए सीटों के मामले में, और थोड़ी देर बाद में आ भी सकता है। लेकिन कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस मंच पे, और आज फिर से उसकी ज़रूरत मुझे महसूस हो रही है कि चर्चा करनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन के बारे में अभी तक जितनी भी बातें कही गई, जो दुष्प्रचार किया गया, वो सब किनारे, और यहाँ बातें कुछ और आई। इंडिया गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन कुछ और हो गया, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और इसके बीच नहीं पट रही है, केजरीवाल बाहर जा रहे हैं तो अखिलेश यादव बाहर जा रहे हैं। अब चर्चा हो रही है कि लालू प्रसाद आंखें तरेर रहे हैं। कितनी सच्चाई इन सब चीज़ों में, क्योंकि मुझे भरोसा बिल्कुल नहीं होता है। लालू प्रसाद यादव के बारे में बात करूँ तो लालू प्रसाद यादव अकेले नेता हैं जो अगर चाहते तो कब के दब सकते थे, झुक सकते थे। जेल की सजा भुगती उन्होंने और आज भी डटे हुए हैं। इस लिहाज से कितना मजबूत बिहार में दिखाई देता है यह गठबंधन? राजीव जी, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा बिहार में मजबूत है, मतलब और राज्यों में मजबूत है, लेकिन जो मजबूत सबसे ज्यादा है वो बिहार में है। और आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले लालू प्रसाद यादव का ही बयान था कि इस समय हमारे सामने ये नहीं है कि कौन जीतता है और कौन किसको कितनी सीटें मिलती हैं, सबसे बड़ा लक्ष्य है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। ये लालू प्रसाद यादव का ही वक्तव्य था, मुझको जहां तक याद हो रहा है, शायद महीना भर इस बात को हो गया है लालू प्रसाद यादव के इस वक्तव्य को। तो कुल मिलाकर की जो परिस्थितियां इस समय बिहार में है, उसमें कहीं भी कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके की स्थिति है कि साहब सीटों के तालमेल को लेकर के कोई गठबंधन में कोई ऐसी स्थिति है कि साहब गठबंधन टूटने जा रहा है। अभी हम लोगों ने परसों ही शायद सुनवाया था तेजस्वी यादव का भी बयान, और मतलब उनकी बाइट और लालू प्रसाद यादव की भी बाइट कल या परसों ही हम लोगों ने सुनवाई है गठबंधन को लेकर के, किस तरीके से उन्होंने कहा है। निश्चित तौर पे जब कई दल शामिल हैं गठबंधन में, तो सब चाहेंगे कि उनको बड़ा हिस्सा मिले। खासतौर से जो क्षेत्रीय दल, मतलब जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, क्षत्रप होते हैं, वो जरूर चाहते हैं कि हमारे दल को ज्यादा सीटें मिले, ताकि हम जो है ज्यादा संख्या में वहां चुनाव लड़ सकें। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का जो बिहार का नेतृत्व है वो भी चाहता होगा कि उसको सीटें ज्यादा मिले। आरजेडी चाहती होगी सबसे बड़ा दल वहां वो रहे, और जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा दल वो रहेगी भी। तो ये बात, ये व्यावहारिक दिक्कतें तो हो सकती हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के ये दिक्कतें आ रही हो कि कौन सी सीट पे कहां कौन लड़े और किसको वहां कौन सी सीट दी जाए। लेकिन अगर सवाल ये आएगा कि गठबंधन एकजुट रहे कि नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि प्राथमिकता ये होगी कि भले ही किसी को 2 सीटें कम मिले या किसी को 2 सीटें ज्यादा मिले, लेकिन गठबंधन कायम रहना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम बिहार से शुरू होना चाहिए। क्योंकि बिहार से ही गठबंधन को बनने की शुरुआत हुई। हालांकि उसके एक तरह से कहा जाए शिल्पकार थे जो नीतीश जी, वो छोड़ के चले गए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक कहा जा सकता है इंडिया गठबंधन की पहली रैली जो थी वो 3 मार्च की पटना की रैली आप कह सकते हैं कि वो वहां से हुई, वहां से एक सुर में जो है वो आवाज उठी कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। तो ये मुझे लगता है कि वहां से जो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं सीटों के बंटवारे को लेकर के, जाहिर सी बात है कि जहां ज्यादा दल है वहां सीटों को लेकर के और पोटेंशियल जो स्टेट है खासतौर से वहां से सीटों के बंटवारे को लेकर के कुछ तनातनी निश्चित तौर पर हो सकती है, लेकिन वो सीट हो जाएगा। तो ये सारी मीडिया की ही खबरें हैं और मुझे लगता है कि हम लोगों को मीडिया की इन खबरों से बचना भी चाहिए, क्योंकि ये खबरें जानबूझ के फैलाई जाती हैं। कोई नहीं कह रहा कि आज पंजाब में क्यों टूट गया, आपने कहा सुना नहीं सर, मतलब पंजाब के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो अपना एक वीडियो जारी कर देते हैं कि हम तीनों 13 सीटों पर हम लड़ने जा रहे हैं और अकेले हम लड़ने जाएंगे। लेकिन आप क्यों अकेले लड़ने जाएंगे और क्यों आपका गठबंधन टूट गया, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन क्यों टूट गया पंजाब में, आखिर भारतीय जनता पार्टी का और शिरोमणि अकाली दल का जो होने जा रहा था नहीं हो पाया क्यों। तो ये परिस्थितियां मुझे लगता है कि
अच्छा, इसी तरीके से आप महाराष्ट्र में जो है लेकर के आना चाहते हैं राज ठाकरे को, और आप शिंदे गुट की शिवसेना जो है वो राज ठाकरे के हवाले करना चाहते हैं, तो क्यों करना चाहते हैं? आखिर क्या वहां परेशानी है? क्या एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाने वाले हैं? क्या इस तरह की कोई चीजें चल रही हैं? तो वहां की जो दिक्कतें हैं उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है कि साहब बिहार में कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसलिए वहां कोई दिक्कतें हैं। मुझे लगता है राजीव जी की सीटों का तालमेल हो चुका है, घोषणा होना बाकी है। एक आध सीट को लेकर के जहां दिक्कतें हो सकता है उसका कोई रास्ता निकाला जा रहा हो, और वो रास्ता निकल भी आएगा। हो सकता है ये 1-2 सीट पे कहीं फ्रेंडली फाइट हो, बाकी पूरे प्रदेश में गठबंधन एकजुट है और रहेगा, मेरा ऐसा सोचना है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, गठबंधन की बात, और ये सही सवाल आप कर रहे थे कि आखिर क्यों ये नहीं पूछा जा रहा है कि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन क्यों नहीं हो पाया। और प्रशांत टंडन जी भी इस बारे में बात कर रहे थे, और बहुत इम्पोर्टेंट बातें ये कि उसके बाद क्या कुछ होने जा रहा है। यानी अगर पंजाब में अकाली और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो उसका असर क्या दिल्ली पे भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, उसका जिक्र कर रहे थे प्रशांत जी थोड़ी देर पहले। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास जल्दी से। रविकांत जी, क्या आपको भी लगता है कि ये जो गठबंधन का नहीं होना, और दिल्ली को जरा केंद्र में रख करके समझना चाहता हूं कि क्या यहां से नॉर्थ इंडिया की राजनीति या पूरे देश की राजनीति पर कोई असर पड़ता है? क्योंकि अमेरिका अगर कह रहा है, जर्मनी पहले कह रहा था अरविंद केजरीवाल को लेके, अब अमेरिका कह रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया में जो पारदर्शिता होनी चाहिए और उसकी ज़रूरत, और बहुत सारी बातें अमेरिका में ने भी कही हैं, बहुत सारी बातें जर्मनी पहले कह चुका है, और दुनिया में इसको लेकर खूब चर्चा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से तो ज़्यादा। यानी दिल्ली पर नज़रें निगाहें टिकी हुई हैं। जो यहाँ पॉलिटिकल थिएटर की बात प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, इधर सबकी निगाहें हैं, बहुत दूरबीन लगा के ही सही, लेकिन दो लोग देख रहे हैं, और देखें क्यों नहीं, क्योंकि चुनाव है, मीडिया पूरा यही है, दिल्ली में बैठा हुआ है। इसका असर इस चुनाव पे पड़ते हुए आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का? देखिए राजीव जी, ये सिर्फ दिल्ली का और केजरीवाल का मामला नहीं है, ये टाइम का भी मामला है। अगर ये चुनाव का ऐलान नहीं हुआ होता तो शायद जर्मनी और अमेरिका का इस तरह का अटेंशन और इस तरह का डायलॉग नहीं होता। लेकिन पूरी दुनिया जानती जिस तरह से भारत में बेचैनी है इस चुनाव को लेकर के, और बहुत सारे विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं, और जो एक्टिविस्ट हैं, जो नागरिक समाज है, वो भी कह रहा है कि ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये बेहद खास चुनाव है उत्तर पूरे देश के लोकतंत्र के लिए। एक तरफ वो ताकतें हैं जो खुले तौर पर संविधान को ध्वस्त करने की बात कर रही। अब अनंत कुमार हेगड़े को टिकट नहीं दिया, उसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि वो सीट वहां से हार रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ये कह चुके हैं, लिख चुके हैं मिंट अखबार में, कि वो जो भारत का संविधान है वो औपनिवेशिक विरासत है, और एक नया संविधान 2047 के लिए चाहिए। आरएसएस तो बहुत पहले से ये बात कहता आ रहा है। आरएसएस का ये 100वां साल है जब देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो चुनाव होने जा रहा है। भारत के तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये कहीं आखिरी चुनाव ना हो जाए। मोदी जी जिस तरह से तानाशाही पूर्ण तरीके से सरकार चला रहे हैं पिछले 10 साल से, सारे नियम उन्होंने ताक पर रख दिए, सारी लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाएं, संस्थाएं सारी ध्वस्त कर दी। अब आज की तारीख में आप चुनाव आयोग को देख लीजिए। चुनाव आयोग तो ऐसे लगता है जैसे मुर्गा बना हुआ है, वो केवल कुकड़ों को बोल रहा है, जो हुक्म आ रहा है उसी को आगे बढ़ा रहा है, और कुछ हो ही नहीं रहा है। ईडी लगातार गिरफ्तार कर रही है, ईडी की छापेमारी हो रही है। ये चुनाव चल रहा है कि ये तमाशा चल रहा है? उससे तो अच्छा है कि भाई आप फिर से बना लो सरकार, बोलो कि नहीं चुनाव बनाओ नहीं होगा। आप मीडिया का हाल देख लीजिए। आज ही जो दिल्ली में हुआ, 180 देशों की फेहरिस्त में 161वें स्थान पर भारत, पत्रकारिता में जो फ्रीडम है उस इंडेक्स में, और 14 के बाद लगातार इसमें गिरावट हुई। जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें भारत गिरावट की तरफ गया है। जो लोगों की स्वतंत्रताएं हैं, चाहे वो अभिव्यक्ति की हो या दूसरे उनकी फ्रीडम हो, उस पर पहरे
गद्दारी हुई है। ऐसे तमाम लोगों को जेल भेजा गया है जिन्होंने सिर्फ नागरिक अधिकारों का सवाल उठा दिया है। किसानों का पूरा आंदोलन 13 महीने चलता है और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। मणिपुर जल रहा है, वहां आप प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन आप मणिपुर के हालात ठीक नहीं करेंगे। आप इस देश में जो बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है, ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो 90 साल के स्वाधीनता आंदोलन में जो गारंटी मिली थी, और उसे आप एक धर्म, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक समय प्रचारित चुनाव, ये क्या एक एक करके इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं आप? इस वजह से दुनिया के तमाम ऐसे देशों को जो डेमोक्रेसी के लिए अपने आप को उत्तरदायी मानते हैं, जो ये चाहते हैं कि भारत जैसा देश जो आज सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दुनिया में, वो कहीं अपने पायदान से ज्यादा नीचे न गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी पाकिस्तान बन जाए। और इसलिए मुझे लगता है कि वो ज्यादा निगाहें हैं इस समय अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी, उसकी टाइमिंग को लेकर कि आप विपक्ष को एक एक करके जेल में भेज रहे हैं और चुनाव का ऐलान कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है? इस वजह से भी जो भारत की डेमोक्रेसी है और नरेंद्र मोदी जो पूरा विश्व गुरु और विश्व नेता बनाने की जो पूरी छवि बनी थी, वो सब ध्वस्त हो रही। वो तो बराबर लाल आंखें दिखाते हैं जी। जर्मनी के बारे में जो उन्होंने कहा, वो अभी हो सकता है कि अमेरिका के लिए भी वो स्टेटमेंट है ना, क्योंकि स्टेटमेंट देने में क्या जाता है? भारत की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाए, हमें बोलना ही तो है। अब ऐसे कई देश हैं जिनकी जबान चलती रहती, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जिसको कोई अपनी इज्जत का, अपने स्थान का ही कोई वो एहसास ना हो, तो वो कुछ भी बयान दे सकता है। तो चुनाव जीतने के लिए अब कुछ भी किया जा सकता है। और चाइना के प्रेसिडेंट के सामने आप किस तरह से हाथ बांधे खड़े थे, वो भी तस्वीरें आई थी, वो भी ये देश देख रहा था। रुपया कैसे गिरता है मैं जानता हूं, आज क्या हो रहा है। मैं काला धन सारा विदेश से आ जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए आपके पार्टी के खाते में जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। तो जो भारत की डेमोक्रेसी, जिसका कभी गरिमा होती थी, भले ही देश में भुखमरी थी, लेकिन नेहरू का समय रहा हो, क्या इंटेलेक्चुअल लोग, कितने डेप्थ वाले लोग, जो विपक्ष में 4 लोग हैं लेकिन उनको सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, अमल कर रहे हैं। और आज आप विपक्ष मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी को आप ले कहां जा रहे हैं? इसलिए भी दुनिया के कई देशों की निगाहें भारत के इस चुनाव पर है कि ऐसा तो नहीं है कि आपको धर्म के आधार पर राष्ट्र घोषित करना है, जो आरएसएस का अपना सपना है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ये यहां पे हिम्मत नहीं है, ये करने की गुस्ताखी कभी करे भी नहीं तो भी अच्छा है, क्योंकि ये देश जितना धैर्यशाली है जी, उतना ही वो अंग्रेजों को लोहा लेकर के जब यहां से निकाल सकता है, तो फिर आप हैं ही क्या। इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा निगाहें हैं और बेहतर होगा कि अगर डेमोक्रेसी को थोड़ा सा तो मर्यादा बना करके मोदी जी रखें, तो मुझे लगता है कि वो कम से कम देश का मान तो रहेगा। आपकी मान मर्यादा, आपकी इज्जत, वो उसकी चिंता अब मुझे किसी को नहीं, लेकिन देश की चिंता कम से कम करें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, आपके पास आना चाहता हूं, क्या जो जांच एजेंसियां हैं उनका जिस ढंग से इस्तेमाल हुआ है इस पर चुनाव के वक्त, मैं केजरीवाल का नाम, के कविता का नाम या पॉलिटिकल पार्टीज के और भी चाहे हेमंत सोरेन, इनके नाम में न जाकर एजेंसियां जो काम कर रही हैं, इसका असर पड़ते हुए आप देख रहे हैं क्या जनमानस पे, वोटर्स पे? देखिए, ये बात तो तय है कि अब आम आदमी के मन में ये भावना तो बैठती जा रही है कि ये जो केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह की कार्रवाई कर रही हैं, और केवल विपक्षी दल के नेताओं पे कर रही हैं, और एक तरफ इलेक्शन बॉन्ड के जो रोज हर दिन कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं, उससे एक बहुत बड़ी जनमानस में ये बात तो बैठी जा रही है कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये प्रेजुडिस रिएक्शन से, ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त कार्रवाइयां हैं। और आपको सही बात बताऊं कि भारत की जनता में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार मुझे तो लग भी नहीं रहा है कि कोई एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर वो वोट देगी। हाँ, ये बात तय है कि एजेंसीज को लेकर आम आदमियों के मन में आस्था, निष्ठा और विश्वास की कमी आई है। आम लोग अब इस एजेंसियों की कार्रवाई को
निष्पक्ष तो कम से कम नहीं मान रहे हैं। मैं यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगा पिछली बात को आगे बढ़ाने में। आखिर जर्मनी और यूएस को हमारे इंटरनल सर्कमस्टांसेस में क्यों बोलना पड़ रहा है? देखिए, साउथ एशिया में भारत एकमात्र ऐसा देश बचा है जहां पर फौज ने अभी तक सत्ता में दखल नहीं दिया है, और पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से आरएसएस की सरकार फौज को सत्ता में ला रही है, वो उसको पूरा दुनिया देख रही है। लेटेस्ट घटना आप देखिए कि श्रीनगर में भारतीय सेना एक 2 दिन का सेमिनार कर रही है और उसका सब्जेक्ट है कॉमन सिविल कोड। जिस वायुसेना प्रमुख के समय रफाल पे भ्रष्टाचार पे चर्चा हुई, वो जिस दिन अपना पोस्ट छोड़ते हैं उसके कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। वीके सिंह किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वीके सिंह आने से पहले जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी कि किस प्रकार से आगरा से राजपूताना राइफल्स को मूवमेंट के लिए कहा गया था, और वीके सिंह के घर में एक पैरेलल कम्युनिकेशन का एक पूरा सिस्टम जब्त किया गया था। ये वो सामने घटनाएं जो दिख रही हैं। प्रशांत भाई जो भी कह रहे थे, ये बहुत गंभीर मसला है कि यदि तेलंगाना की सरकार राजनेताओं की जासूसी के लिए इजराइल से इक्विपमेंट मंगाती है, और ऐसे इक्विपमेंट मंगाती है जो कहीं पर इंडिपेंडेंटली स्टैब्लिश किए जाते हैं, उसके 300 मीटर दायरे की आप वो भी बातचीत सुन सकते हैं। क्या आपने से किसी को लगता है बीआरएस की सरकार की बात कर रहे हैं आप? बीआरएस की, चंद्रशेखर राव की सरकार। चंद्रशेखर राव सरकार, तो चंद्रशेखर राव सरकार के समय यदि ये इक्विपमेंट आए होंगे इजराइल से, तो आपको क्या लगता है केंद्र सरकार की मर्जी के खिलाफ आ गए होंगे? हम पेगासस की बात कर रहे हैं। इजराइल के कब्जे से न जाने कितने किस्म के पेगासस यहाँ घूम रहे हैं, किस किस के पर्सनल कम्युनिकेशन में उनको लगा दिया गया है, इसका अभी कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये जितनी चीजें हैं, बहुत सारी यहाँ बैठे जो सीनियर जर्नलिस्ट वो जानते हैं कि अमेरिकन एम्बेसी, रशियन एम्बेसी, जर्मनी एम्बेसी, कुछ ऐसी एम्बेसीज हैं जिनके यहाँ से रोज एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अपने देशों को जाती है, जिसके ऊपर आधारित वो एक सोशल रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक कम्युनल वायलेंस रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज का बड़ा पैसा और बड़ा इन्वेस्टमेंट और ये सब कुछ यहाँ पे लगा होता है। तो यदि यूएस और जर्मनी ने ये सब इस किस्म के बयान दिए हैं, तो हम मान के चलें कि उनके पास में इस अधिक सूचनाएं हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार भारतीय फौज के जरिए इस सत्ता में हासिल करना चाहती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस समय दिल्ली एनसीआर में कम से कम 10 आर्मी के वर्किंग लेफ्टिनेंट कर्नल एंड पोस्ट के लोग सरकारी डिपार्टमेंट में 4-4, 5-5 साल से डेपुटेशन पे है। आपको उदाहरण बताऊं, नेशनल ट्रस्ट में डायरेक्टर जो है वो आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल है। आप एआईसीटीसी में, एनसीईआरटी में, आप हर जगह जिस तरीके से आर्मी के लोगों को सिविल पोस्ट पर बिठाया जा रहा है, ये पूरी रिपोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल पर होती है। और इसी प्रकार से आपको धीरे धीरे आदत डलाई जाती है कि सो कॉल्ड आर्मी डिसिप्लिन, सो कॉल्ड आर्मी रेस्पेक्ट, उसकी आड़ में आप लोगों के जो स्पेस है सोचने के, बात करने के, अपनी राय देने के, उनको सिकोड़ा जा रहा है। और ये चीज इन इंटरनेशनल रिपोर्ट से बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं। जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपसे भी समझूं कि इसी बात को, अगर इस पे आप कुछ जोड़ना चाहें, और क्या जो जांच एजेंसियों की बात कर रहा था मैं, क्या आपको भी लगता है, क्योंकि अब देखिए पार्टियां वोटर्स के पास, मतदाताओं के पास जाती हैं, मतदाताओं के मन में क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है क्या, जांच एजेंसियों का मामला है क्या,
गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इन सब का मामला है क्या, या ये मामला है कि भारत का नाम रोशन हो रहा है, बाहर हमारे बल्ले बल्ले हैं? इन सबको अगर देखा जाए, क्योंकि आप सब, हम सब जितने भी हैं लोगों के बीच जाते हैं, घूमते हैं, और ये हमारे तमाम साथी, जो दर्शक साथी जो हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है, वो भी रहते हैं लोगों के बीच। लेकिन ये ज़रूरी है कि जब आप 7 लोग हैं और अपने अपने एरिया, अपनी अपनी बातों को बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, तो ज़्यादा रोचक हो जाता है प्रोग्राम। उस लिहाज से भी आपसे समझना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या दूसरे राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, इन राज्यों के हिसाब से भी, या दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, तो जनमानस में ये सारी चीज़ें, ये मुद्दे हैं जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड भी है, घोटाले की बात। देश में घोटाले के कारण कई सरकारें गई हैं। पिछली सरकार 2014 में इनकी सरकार आई, भ्रष्टाचार के नाम पे ही आई थी, उसके खिलाफ आई थी। बोफर्स घोटाला की बात भी लगातार होती रही और उस समय आप देखिए बीपी सिंह सत्ता पर काबिज हुए। कैसे देखते हैं? राजीव जी, मैं पंकज जी की बातों में 1-2 बातें जोड़ना चाहता हूं। एक तो ये कि अमेरिका या जर्मनी हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये हम सब में से किसी को स्वीकार नहीं होगा। हम भी नहीं चाहेंगे कि कभी ऐसी स्थिति बने। सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है कि अमेरिका का विदेश मंत्रालय या व्हाइट हाउस भारत में चल रही किसी गतिविधि पर आपत्ति दर्ज कराए। लेकिन जैसे ही हम उनके हस्तक्षेप पर आपत्ति करना चाहते हैं, वैसे हमें याद आ जाता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री तो वहां के चुनाव में, यानी अमेरिका के चुनाव में एक प्रत्याशी के हक में वोट मांग रहा था। अब की बार ट्रंप सरकार, राजीव जी, दुनिया के राजनीतिक इतिहास में, राजनयिक इतिहास में, न इससे पहले कभी हुआ, न इसके बाद शायद कभी होगा कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति चुनाव में एक प्रत्याशी विशेष के लिए वोट मांगे सड़कों पर खड़े होकर या किसी स्टेडियम में। तो हम आपत्ति कर नहीं पाते, उससे पहले उनके ठटकर्म हमारे सामने आकर खड़े होता है। सेना के जरिए सत्ता पर प्रभाव जमाने का जो अंदेशा पंकज जी ने जाहिर किया है, वो सचमुच बेहद खतरनाक है। पंकज जी, आपने वायुसेना अध्यक्ष, भूतपूर्व वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया का उल्लेख किया। मैं इतना सिर्फ जोड़ना चाहता हूं कि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के समय बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पूरे कार्यकाल के, वायुसेना के जीवन के अंतिम 8 साल जो बीजेपी के नेतृत्व में रहे हैं, वो सर्वाधिक यादगार और उल्लेखनीय है। यानी आजादी के बाद वे पहले वायुसेना अध्यक्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मातहत एयर चीफ मार्शल थे। वे न भारत सरकार के एयर चीफ मार्शल थे, न जो सर्वोच्च कमांडर हमारी तीनों सेनाओं का, भारत का राष्ट्रपति, उसके मातहत थे। वे भारतीय जनता पार्टी नाम की एक राजनीतिक इकाई के वायुसेना अध्यक्ष थे। कोई सभ्य समाज इस कदर मूर्खतापूर्ण बात इतने बड़े ओहदे पर रहे व्यक्ति से के मुंह से बर्दाश्त कर सकता है, ये उससे भी अधिक चिंताजनक बात। इतने पर तो पूरे वायुसेना के भूतपूर्व अधिकारियों को खोलकर सामने आ जाना चाहिए था। यद्यपि तमाम लोगों ने लानत मलामत भेजी है, पर कितनी शर्मिंदगी की बात है। एयर चीफ मार्शल कह रहा है कि मैं के नेतृत्व में काम कर रहा है। अंतिम बात, जनमानस में जो प्रभाव आपने पूछा है मध्य प्रदेश से लेकर देश तक, देश में एक आलोड़न तो है, एक मरोड़ तो उठ रही है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगाकर सत्ता में आए थे, वे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। और अहम चुनाव के मौके पर इन सब चीजों का खुलासा हो गया और हर दिन हो रहा है। जैसे आपने दवा कंपनियों के इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र किया, तो इससे जनता के भीतर ब्रांड नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इस सरकार की छवि तो बुरी तरह धूल दूसरित हुई है। इसका खामियाजा चुनाव में उसे कितना भुगतना पड़ेगा, ये अभी से कहना थोड़ी जल्दबाजी है। जी राजीव जी बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, जल्दी से आपसे भी जानना चाहूँगा, ब्रांड नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे थे अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या ये, क्योंकि आजकल ये शब्द सुनने को नहीं मिलता है, क्या आपको लगता है कि ये भी एक डाउनफॉल का एक जरिया है? क्योंकि अब
बीजेपी के अंदर जो भगदड़ या बीजेपी के अंदर जो परेशानियां, घमासान जो भी है, उसमें ये मामला भी है क्या कि अब उनके नाम पे चुनाव नहीं लड़ सकते, जीत सकते? पिछले 24 घंटे का अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो ब्रांड कंगना रनौत ज्यादा बड़ा ब्रांड दिखाई दे रहा है। तो जिनको चुनाव उतारा गया, केवल कंगना रनौत नहीं, कई, अरुण गोविल। अब अरुण गोविल, मैंने पहले भी कहा कि वो इलाहाबाद भी गए थे, कांग्रेस की तरफ से गए थे प्रचार करने। वो सीट उस वक्त कांग्रेस हार गई थी बुरी तरह वीपी सिंह से, वो उपचुनाव था। तो ब्रांड नरेंद्र मोदी अगर बड़ा ताकतवर होता तो इतने लोग अपना नाम क्यों वापस लेते राजीव? दूसरा कि दो चीजें, अगर आप ओवरऑल नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को देखें, अब तक के चुनाव प्रचार को देखें, जो उनका अब तक का चुनाव प्रचार है, एक उसमें वो अपनी सरकार की उपलब्धियां नहीं गिनाते हैं स्पेसिफिक टर्म्स में। वे एक बातें करते हैं 2047, 1000 साल बाद, 500 साल बाद, स्पेसिफिक टर्म्स में कितनी नौकरियां दी, कितने अस्पताल खोले, कितना इकोनॉमी को ऊपर ले गए, स्पेसिफिक टर्म्स में, बड़ी गोल मोल बातें नहीं कि जीडीपी का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना, इन्फ्लेशन कितना कितना कम किया आपने, रुपये की वैल्यू अगेंस्ट डॉलर्स, पेट्रोल के दाम, ये तमाम स्पेसिफिक टर्म्स में वो बात नहीं करते हैं। तो इकोनॉमिक अचीवमेंट की वो बात नहीं करते। और सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है किसी भी सरकार का राजीव जी, वो इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड है। हमें प्रधानमंत्री के कितने उन्होंने कपड़े बदले, कितनी विदेश यात्राएं की, उनकी गाड़ी कैसी, उनका हवाई जहाज कैसा है, वो नाश्ते में क्या खाते हैं, खाने में क्या खाते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका व्यक्तिगत जीवन है जी। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पोस्ट पर है, जनता ने उनको देश के विकास के लिए चुना है, विकास का नारा लेकर वो आए थे। तो वो बताएं कि कितना विकास किया है, कितनी रेलवे लाइनें बिछाई हैं, कितनी रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिफिकेशन किया है, कितनी नंबर ऑफ बढ़ाए हैं आपने, रेल का किराया कितना कम किया है आपने, कितना पेंशन दिया है लोगों को, ये है स्पेसिफिक, रोजगार कितना दिया है, तो वो स्पेसिफिक नहीं आता है। अब दूसरी चीजें क्या आती है जो उनके बिहाफ में या मोदी साहब खुद करते हैं, वो विपक्ष के नेताओं के भाषण सुनते हैं और उनमें से शब्द पकड़ते हैं। अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनील के अकाउंट से किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया, उसको पकड़ लिया गया, जिसका उन्होंने खुद क्लैरिफिकेशन कर दिया उसको हटा दिया। राहुल गांधी ने शक्ति कह दिया, वो हम लोग लाइव कर रहे थे राजीव जी मुंबई की, उसमें एक ने कई, कल्पना सोरेन ने 4 बार शक्ति बताया और ये भी कहा कि तानाशाही शक्तियों को बाहर करना है। तो आपने शक्ति पकड़ लिया राहुल गांधी की। तो ये विपक्षी नेताओं का भाषण पकड़ के खड़गे जी का पानी गिलास आप मुद्दा बना देते हो। तो आपके पास कोई अपने मुद्दे नहीं है। अब इनकी तरफ से जो प्रचार होता है वो क्या होता है? 2 चीजें, हिंदुत्व, दक्षिण भारत में किसी ने कुछ कहा, उनकी राजनीति कुछ और है, उसको लेकर आप उत्तर भारत में सनातन धर्म की रक्षा करने लग जाते हो और दक्षिण भारत जाते हो तो उत्तर भारत का नैरेटिव ले जाते हो जी, वहां वो चलता नहीं है। उसके बाद एक इमेज आपकी गढ़ी गई है विश्व गुरु की। आज तो मुझे केजरीवाल विश्व गुरु लग रहा है। दुनिया के 2 सबसे बड़े विकसित देश अगर किसी की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त कर रहा है, उनका विदेश मंत्रालय, तो और यूनाइटेड नेशंस और जेनेवा कन्वेंशन की सीमाओं को लांघते हुए
कि आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरवीन नहीं करेंगे किसी फ्रेंडली कंट्री के, उस सीमा को लांघते हुए अगर जर्मनी और अमेरिका बयान दे रहे हैं कि कोर्ट अदालत की पारदर्शिता और हम मॉनिटर कर रहे हैं जी, तो विश्वगुरु तो अरविंद केजरीवाल है, फिर आप कहाँ के विश्वगुरु हैं? किस बात के विश्वगुरु आप? तो जो विश्वगुरु की इमेज है उसको भी देखिए बट्टा लगेगा और ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। आप जर्मनी के एम्बेसडर को बुला के कह सकते हो, अपना प्रोटेस्ट कर सकते हो, इसकी विंडो है, इसकी सुविधा है जेनेवा अकॉर्ड के तहत, लेकिन आपकी पॉलिटिकल विल क्या इतनी है कि अमेरिका के एम्बेसडर को आप बुला के कहें कि ये क्या बयान आया आपके यहाँ से? अगर ऐसा करते हैं तो कर लेते हैं, इंतजार किया जाएगा, अच्छा लगेगा, देश का इससे गौरव बढ़ेगा कि हमारे मामले में, हमारे आंतरिक मामले में अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो, वो ऐसे बोल नहीं सकता है। तो ये सब बातें हैं जो कि इलेक्शन में जा रही हैं राजीव। तो एक सीधा एक कॉन्क्रीट मैसेज 2014 और 2019, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, बहुत कॉन्क्रीट मैसेज था। अब की बार ये सरकार, अब की बार नहीं होगी महंगाई की मार, अब की बार बढ़ेंगे रोजगार, पता नहीं क्या क्या अब की बार था। अब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन था उसकी पीठ पे सवार होकर आप आ गए विकास का नारा लेके। 2019 में आपने राष्ट्रवाद का नारा दिया और राष्ट्रवाद पे आप चुन के आ गए। 2024 में कोई एक नारा नहीं है बीजेपी के पास, मोदी साहब के पास एक कोई कंसिस्टेंट नारा नहीं है, और ये बहुत आवश्यक होता है। चाहे वो अभी आपने ब्रांड की बात की, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि ब्रांड मैनेजमेंट में जो हमारे दर्शक यहाँ पे ब्रांड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते होंगे या जानते होंगे या उसमें होंगे, उसमें की मैसेज होता है। तो कोई भी जो ब्रांड है वो अपने की मैसेज के इर्द गिर्द रहता है। अगर वो की मैसेज के इर्द गिर्द नहीं रहेगा तो वो ब्रांड नीचे आ जाएगा। अमूल का कोई विज्ञापन आप देख लीजिए कि वो अपने की मैसेज के इर्द गिर्द रहता है। बिल्कुल। कैडबरी न मालूम कब से खुशियां बांट रहा है। वॉशिंग मशीन के आप विज्ञापन देखिए तो वो एक खास किस्म का एक ब्रांडिंग होती है, किसकी कमीज किससे सफेद है, डिटर्जेंट पाउडर का। तो ये सेंट्रल मैसेज मोदी जी के पास नहीं है इस चुनाव के लिए। अपोजिशन के पास एक सेंट्रल मैसेज है, वो है रोजगार का। वो रोजगार का मैसेज जो है वो यंग वोटर को, जिसकी संख्या करीब 32 करोड़ है, वो उनको अपील करेगा। तो ये इसलिए मोदी ब्रांड की जब आप बात कर रहे हैं तो उस ब्रांड में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं। अब चुनाव की पहिया घूम रहा है, देखते हैं कि उसको कितना वो ठीक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 7 चरणों में मतदान है दोस्तों, आप जानते हैं चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में मतदान है और 19 अप्रैल से 1 जून तक मतदान होंगे 7 अलग अलग तिथियों पे, और उसके बाद डेट्स पे, और उसके बाद 4 जून को काउंटिंग होगी, रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले जो गतिविधियां चल रही हैं चुनाव की, उसमें किसमें कितना दम, और साथ साथ जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नज़दीक आ रही है, आखिर भगदड़ क्यों मच रही है बीजेपी के अंदर खाने, क्या यहाँ बीजेपी कमज़ोर हो रही है, इस सवाल का भी जवाब यहाँ ढूंढने की हम कोशिश पिछले 1.5 घंटे से कर रहे हैं। संजय जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट चाहता हूँ, मैं जान रहा हूँ 15 मिनट से ज़्यादा का वक्त निकल चुका है, क्लोज करना है जल्दी से प्लीज़। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज संजय जी। हाँ, अभी तक तो बीजेपी विपक्ष को कमजोर करने की राजनीति करती थी, लेकिन अब जो है उसी की राजनीति में ऐसी व्यवस्था हो गई है कि उसकी कमजोरी अपने आप दिख रही है, और वो इतनी बुरी तरह दिख रही है कि मीडिया जैसा था वैसा ही है, उसके बावजूद कुछ छिपाया नहीं जा सक रहा है, रोका नहीं जा सक रहा है, और उसमें मीडिया की भी पोल खुल गई है। ये विपक्ष की माने मोदी जी की राजनीति का कमाल है। आप कह रहे थे कि मोदी जी का ब्रांड नेम,
तो ब्रांड नेम की राजनीति का एंड रिजल्ट यही है कि उन्होंने अपनी सारी जो भी ब्रांड बनाया था उसको तो कूड़ा किया ही, उनकी राजनीति जो थी वो छिपाई भी थी, बहुत बंद कवर्ड थी, वो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से खुली गया, सबकी पोल खुल गई और मीडिया तक पूरी तरह नंगा है। और जो मैं शुरू से कहता रहा हूं कि आम लोगों को बात नहीं समझ में आती है तो नहीं समझ में आती है, जो मीडिया उनको सपोर्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तो मीडिया को आज नहीं कल ये जवाब देना पड़ेगा कि वो उनको क्यों सपोर्ट कर रहा था। और अभी भी अगर रंग नहीं बदलता है तो निश्चित रूप से वो फंसने वाला है और मीडिया की बहुत ही खराब स्थिति होने वाली है भविष्य में, जो हम लोग देखेंगे। और मुझे लगता है कि वो ज्यादा दिलचस्प होगा। चुनाव का परिणाम तो अपनी जगह। बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी, चुनाव का परिणाम अपनी जगह है। 4 तारीख का इंतजार रहेगा, 4 जून का, लेकिन उससे पहले बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे और उसमें रोज कुछ ना कुछ नई तस्वीरें सामने आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं संजय कुमार सिंह साहब, बहुत शुक्रिया। पंकज चतुर्वेदी जी बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पासपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े थे हमारे साथ और जुड़े थे डॉक्टर राकेश पाठक जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत धन्यवाद देता हूं। न्यूट्रिशन क्लब 2020 लिख रहे हैं राजीव जी, आपको ये नहीं लगता